आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH 141 प्लान। माँ और चाची, आप नंदिनी देव को मत डांटिए। इन सब में आर्यन की गलती है, माही ने कहा। आर्यन ने अपनी आंखें छोटी कर माही की तरफ देख अपने मन में कहा, इन दोनों को बचाने के लिए तुम अपने ही पति को ही फंसा रही हो। तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। माही ने आर्यन को पूरी तरह इग्नोर किया। हाँ, सारी गलती आर्यन की ही है। इसी की वजह से तो हम सबने हमसे ये बात छुपाई है। प्रताप जी ने आर्यन को घूरते हुए कहा। आर्यन ने किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऊपर अपने रूम में चला गया। ये लड़का किसी की भी नहीं सुनता है। हमें तो खुश होना चाहिए कि इसने शादी कर ली है, वरना ये तो पक्का ब्रह्मचार्य होता, अमर ने कहा। HMMMMM। गायत्री ने कहा। अब हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद शारदा ने कहा। नहीं, आप ऐसे बिना कुछ खाए कैसे जा सकती है? अभी लंच का टाइम हो गया है। आप खाना खाकर ही जाइएगा, मीरा ने कहा। हाँ, मीरा सही कह रही है। चलिए, खाना भी लग चुका है, गायत्री ने कहा। सब डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। मीरा ने माही को ऊपर आर्यन को बुलाने के लिए भेज दिया। नंदिनी ने माही को आर्यन का रूम बताया। माही जैसे ही रूम में आई, आर्यन ने उसे कमर से पकड़ लिया। उसके हाथ माही की खुली कमर पर थे। क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, माही ने कहा। आर्यन ने अपनी पकड़ माही पर कसते हुए कहा। तो आने दो, वैसे भी मैंने इतनी गलती की है, एक और सही। माही समझ गई आर्यन क्या कह रहा है। उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, एक आप ही हैं जिससे कोई कुछ नहीं कहता, इसलिए मैंने उस टाइम आपका नाम ले लिया। अच्छा, तो अब तुमने मेरा नाम लिया है तो तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए, आर्यन ने कहा और माही को किस करने लगा। माही को तो डर लग रहा था, कहीं कोई ऊपर ना आ जाए। माही का ध्यान कहीं और देख। आर्यन ने माही की कमर पर चोमटी काट ली। माही के मुंह से तो आह भी नहीं निकल पाई। बेचारे उसके होठों को तो आर्यन ने ब्लॉक कर रखे थे। माही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। आर्यन ने माही के हाथों को छोड़ दिया और माही गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आर्यन ने माही के सिर को अपने सिर से जोड़कर कहा, आगे से कभी तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मुझे तुम्हारी इन आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। यह कहकर आर्यन ने माही की दोनों आंखों पर किस किया। माही आर्यन के गले लग गई। सब हमारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए, आर्यन ने कहा। वह दोनों नीचे आ गए। माही आर्यन के पास में ही बैठी थी। गायत्री ने सबकी तरफ देख कहा, मैं सोच रही हूँ, इन दोनों ने शादी तो सबको बिना बताए ही कर ली, पर माही को सबसे मिलवाना चाहते हैं, इसलिए हम एक रिसेप्शन पार्टी रख ले। नहीं, हम रिसेप्शन नहीं रख सकते हैं, आर्यन ने कहा। और वह क्यों? प्रताप जी ने आर्यन को देखते हुए कहा। माही चाहती है वो पहले सक्सेसफुल हो जाए। अगर सबको पता चल गया कि माही मेरी वाइफ है, तो सब माही को उसकी काबिलियत से नहीं, बल्कि मेरी वाइफ है इसलिए उसके साथ काम करेंगे। माही चाहती है वो बिना मेरे नाम का इस्तेमाल करें, अपने दम पर कामयाब हो। आर्यन ने सबसे कहा। ये तो अच्छी बात है, हम सबको भी माही के इस फैसले में उसका साथ देना चाहिए, नीलम ने कहा। सच में शारदा ने माही की परवरिश बहुत अच्छे से की है, गायत्री जी ने कहा। नहीं, मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। माही अपनी माँ की ही तरह है, ये सब उसे अपनी माँ से ही मिला है, शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी के साइड में ही अंश बैठा था। नंदिनी को अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने घूर कर अंश की तरफ देखा, जो सिर्फ सबको दिखाने के लिए खाना खा रहा था। नंदिनी अपने हाथ से अंश का हाथ अपने पैर से हटाने लगी। अंश ने अपना हाथ टेबल के नीचे ले जाकर नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। नंदिनी को डर लग रहा था, कहीं कोई उन्हें देख ना ले। वह अंश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अंश उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। नंदिनी ने अंश की तरफ स्माइल करते हुए पूछा, आपको और क्या चाहिए?
मीरा और नीलम नंदिनी की तरफ देखने लगे। ये देख नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये भाभी के भाई हैं, तो हमें इनके अच्छे से खातिरदारी भी करनी पड़ेगी ना। हाँ, तुम समझदार हो गई हो, नीलम ने कहा। तो बताइए आप क्या लेंगे? नंदिनी ने अंश से कहा। अंश समझ गया नंदिनी क्या कहना चाह रही है। उसने नंदिनी की तरफ देख स्माइल करते हुए कहा, मुझे कुछ मीठा मिलेगा। नंदिनी अपनी आंखें छोटी कर अंश को देखने लगी। नंदिनी अच्छे से समझ रही थी अंश कौन से मीठे की बात कर रहा है। ठीक है, आप गुलाब जामुन लीजिए, नंदिनी ने कहा। अंश समझ गया। उसने नंदिनी का हाथ छोड़ दिया। नंदिनी ने उसे गुलाब जामुन दिया। खाने के बाद अंश और शारदा वहां से चले गए। हम भी अब चलते हैं, आर्यन ने कहा। क्यों, तुम कुछ दिन यहाँ पर नहीं रुक सकते हो क्या? मीरा ने कहा। नहीं, मुझे बहुत सारा ऑफिस का काम है और माही को भी शूटिंग पर जाना है, आर्यन ने कहा। भाभी, आज तो आपकी मूवी रिलीज होने वाली है ना? मैंने तो आज की टिकट भी बुक कर ली है, नंदिनी ने कहा। हाँ, और मैं भी आपकी मूवी जरूर देखूंगा, देव ने कहा। जाने से पहले माही ने मीरा के गले लगकर मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ पर आते रहेंगे। जब भी मैं फ्री रहूंगी मैं आप सबके पास आ जाऊंगी। मीरा भी मुस्कुराने लगी। आर्यन और माही वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद नंदिनी और देव भी वापस मन्नत मिला आ गई। माही ने शाम को पाखी को कॉल किया। हेलो, माही ने कॉल पर कहा। अच्छा, मुझे पिटवाने के बाद क्या तुम मुझे कितनी चप्पल पड़ी है? ये पूछने के लिए फोन किया है तुमने? पाखी ने गुस्से में माही से कहा। क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? माही ने कहा। अभी मैं स्टूडियो से जब घर आई, माँ मेरा ही घर में अपनी चप्पल पकड़कर मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें तुम्हारी शादी के बारे में नहीं बताया, इसलिए उन्होंने मेरी पिटाई की, पाखी ने कहा। माही हंसने लगी। माही की हंसी सुन पाखी को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में माही से कहा, तुम मुझे मिलो, फिर मैं दिखाती हूँ तुम कैसे हंसती हो। अच्छा बाबा, सॉरी, नाराज मत होना, कोई बात नहीं, तुम दवाई लगा लो। पर मुझे पता है नर्स ने इतनी जोर से भी तुम्हारी पिटाई नहीं की होगी, माही ने कहा। वो सब छोड़ो, तुमने किस लिए कॉल किया था, पाखी ने पूछा। ये सुन, माही ने अपने सिर पर मारते हुए कहा। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने टाइम पास के लिए नहीं, तुमसे कुछ पूछने के लिए कॉल किया था। क्या पूछना था? पूछो, पाखी ने कहा। तुम 2 मिनट रुको, मैं विधि को भी ऐड कर लेती हूँ, माही ने कहा। उसने विधि को भी ऐड कर लिया। हेलो, माही विधि ने कहा। विधि की आवाज सुन पाखी ने कहा, अब विधि भी है, कॉल पर है, अब बता दो। हाँ, मैं सोच रही थी क्यों ना आज रात को हम मेरी मूवी देखने के लिए थिएटर जाए, माही ने कहा। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, वैसे भी इन दिनों में बहुत बिजी थी, हम लोग खूब मस्ती करेंगे, पाखी ने खुशी से कहा। पाखी सही कह रही है, वैसे भी ये तुम्हारी पहली मूवी है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें तो तुमको सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना, चाहे तुम कैसी ही हो। विधि ने हंसते हुए कहा। मैं जैसी भी हूँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? माही ने मुंह बनाकर कहा। वही जो तुम समझ रही हो, पाखी ने कहा, और वह भी हंसने लगी। हम नंदिनी को भी हमारे साथ लेकर चलते हैं, माही ने कहा। हाँ, अब तो वह भी हमारी टीम में है, पाखी ने कहा। ठीक है, फिर आज रात के 9 बजे के शो की टिकट मैं बुक कर रही हूँ, तुम लोग तैयार रहना, माही ने कहा। ठीक है, विधि ने कहा। विधि, तुमको बाइक चलानी आती है ना, पाखी ने पूछा। हाँ, विधि ने कहा। माही, क्या नंदिनी को भी बाइक चलानी आती है? पाखी ने पूछा। हाँ, मैंने ही उसे बाइक सिखाई है, माही ने कहा। तो फिर हम चारों आज बाइक पर ही चलेंगे, बहुत मजा आएगा, पाखी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। ग्रेट आइडिया पाखी, विधि ने कहा। ओके गर्ल्स, तो हम हमारे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे, माही ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसने नंदिनी को भी अपने प्लान के बारे में बता दिया। नंदिनी भी बहुत एक्साइटेड थी कि आज वो पहली बार ऐसे बाइक पर कहीं जाने वाली थी। थोड़ी देर बाद आर्यन जब बेडरूम में आया,
माही ने उसे अपने आज रात के प्लान के बारे में बताया। आर्यन ने कुछ सोचा और फिर माही से कहा, आज की रात लगता है बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, माही ने मुस्कुराते हुए कहा, पर शायद माही आर्यन की बात का मतलब ठीक से नहीं समझ पाई थी। रात को माही और नंदिनी बाइक लेकर घर से निकल गई। वह दोनों अभी नॉर्मल स्पीड में ही बाइक चला रही थी। वैसे भी इस वक्त रोड पर बहुत सारी कार्स होती है। अनटाइटल्ड चैप्टर। उसने नंदिनी को भी अपने प्लान के बारे में बता दिया। नंदिनी भी बहुत एक्साइटेड थी कि आज वो पहली बार ऐसे बाइक पर कहीं जाने वाली थी। थोड़ी देर बाद आर्यन जब बेडरूम में आया, माही ने उसे अपने आज रात के प्लान के बारे में बताया। आर्यन ने कुछ सोचा और फिर माही से कहा, आज की रात लगता है बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, माही ने मुस्कुराते हुए कहा, पर शायद माही आर्यन की बात का मतलब ठीक से नहीं समझ पाई थी। रात को माही और नंदिनी बाइक लेकर घर से निकल गई। वह दोनों अभी नॉर्मल स्पीड में ही बाइक चला रही थी। वैसे भी इस वक्त रोड पर बहुत सारी कार्स होती है। माही बहुत खुश थी। वो आज अच्छे से एंजॉय करने के बारे में सोच रही थी। आर्यन होता तो वो कभी उसे तेज बाइक चलाने ही नहीं देता। माही और नंदिनी पाखी और विधि से थिएटर के पास वाले रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। वह लोग जैसे ही वहां पर पहुंचे, उन्होंने बाइक पार्क की और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहां का नजारा देख माही और नंदिनी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा रेस्टोरेंट खाली था। वहां पर एक टेबल पर पाखी और विधि मुंह लटकाकर बैठी थी। उनके साइड में ही ऋषभ, अभी और अंश भी बैठे थे। माही उनके पास गई। उसने पाखी और विधि से कहा, बात तो केवल हम चारों के जाने की हुई थी ना, ये सब यहाँ पर कैसे आ गए? वो दोनों कुछ कहती, इससे पहले ही अंश ने माही की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, वह मैंने आज तुम्हारी बातें सुन ली थी जब तुम तीनों कॉल पर बातें कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोगों के साथ चलूं। अब तुम चार लड़कियों के बीच में अकेला लड़का क्या करता, इसलिए मैंने इन दोनों को भी बुला लिया। माही अंश को घूमने लगी। विधि ने अभी को घूरते हुए कहा, तुम्हारा तो आज एक डिनर था ना क्लाइंट के साथ? हाँ, वह तो कल भी हो सकता है, पर तुम लोग रोज ऐसे प्लेन थोड़ी ना बनाती हो। अभी ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, भाभी क्या हम आप लोगों के साथ नहीं आ सकते? हम दोनों तो आपके प्यारे से देवर है, ऋषभ ने माही की तरफ देख मासूमियत से कहा। माही ने सोचा, इनके साथ आर्यन तो वैसे भी नहीं है, फिर अगर ये उनके साथ आते भी है तो सिर्फ अपनी वाली के पीछे ही लगे रहेंगे, उसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। माही ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोग बाइक पर ही जाएंगे। ओके, हमारे पास बाइक तो नहीं है, तो मैं तो पाखी जो बाइक लेकर आई है वो चला लूंगा, ऋषभ ने कहा। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगी? पाखी ने मुंह बनाकर कहा, तुम मेरे पीछे बैठना, एक वाइफ की तरह, ऋषभ ने कहा। पाखी बाइक खुद चलाना चाहती थी, पर वो ऋषभ के पीछे भी बैठना चाहती थी, इसलिए वो मान गई। विधि ने अभी से कहा, तुम सोचना भी मत, मैं तुम्हें बाइक चलाने दूंगी। मैं सोच नहीं रहा, मैं वह करने वाला हूँ। ये कहकर अभी ने टेबल पर पड़ी विधि की बाइक की चाबी ले ली। विधि उससे झगड़ा करने लगी, क्या मैं तुम्हारी बाइक ले सकता हूँ? अंश ने नंदिनी की तरफ देख पूछा। इस वक्त अंश उसके बीएफ नहीं, भाभी का भाई था, इसलिए ना चाहते हुए भी हाँ कह दिया। उन सबको देख माही बहुत खुश हो रही थी। उसने अंश से कहा, आपने आर्यन को तो नहीं बताया ना, वरना वह भी मुझे बाइक नहीं चलाने देते। माही ने ये कहा ही था कि उसे अपने पीछे से आर्यन की आवाज आई, क्या तुम मेरी बात कर रही हो? माही ने पीछे देखा तो आर्यन उसके पास में ही खड़ा था। आर्यन को देखकर माही अंश को गुस्से से घूरने लगी। ये देख अंश ने कहा, पर मैंने आर्यन जूजू को नहीं बताया था, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आए। ये सुन माही आर्यन की तरफ देखने लगी। मैं थोड़ा काम कर रहा था, इसलिए लेट हो गया, आर्यन ने कहा। माही ने अपनी आंखें छोटी कर आर्यन से पूछा, आपको कैसे पता चला हम इस रेस्टोरेंट में हैं? मैंने शौर्य और अमित से पूछा था,
आर्यन ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। इन दोनों का भी कुछ करना पड़ेगा मुझे। माही ने धीरे से बड़बड़ाया। तुमने कुछ कहा? आर्यन ने पूछा। नहीं तो, माही ने कहा। चलो डिनर करते हैं, वरना मूवी के लिए लेट हो जाएंगे, आर्यन ने कहा। माही को भी पता था, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। उन सबने डिनर किया और थिएटर चले गए। माही और नंदिनी के कहने पर सब वॉक करते हुए ही थिएटर गए। वैसे भी थिएटर से 10 मिनट की ही दूरी पर रेस्टोरेंट था। सभी लोग ने अपना चेहरा छिपाने के लिए हैट पहन रखी थी। नंदिनी ने कहा, वाह यार, हम सब ऐसे हैट और इन चश्मों के साथ कितने कूल लग रहे हैं ना। सब हमें ही देख रहे हैं। हाँ, ये एक अलग ही फीलिंग है, पाखी ने हंसते हुए कहा। तुम सभी लड़कों को यहाँ के रूल पता होना चाहिए कि जब भी कोई अपनी जीएफ, वाइफ या दोस्त को मूवी दिखाने के लिए लाता है, तो वो पहले उसके खाने के लिए चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम लेते हैं, माही ने कहा। ओके गुरु माँ, अंश ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लड़कों ने अपनी पार्टनर के लिए ये सब ले लिया। मूवी शुरू ही होने वाली थी। सब जल्दी अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। आर्यन माही के पास में बैठा था। पाखी और विधि भी ऋषभ और अभी के पास वाली सीट पर थे। अब लास्ट में 2 सीट बची थी। अंश नंदिनी के साथ बैठना चाहता था और आखिर हुआ भी ऐसा ही। मूवी स्टार्ट हुई। जब मूवी में इंटरवल हुआ तो माही को अपने आगे बैठे कुछ लोगों की बात सुनाई दे रही थी। यार, ये मस्तानी कितनी सुंदर है ना, मुझे तो सच में कहीं इससे प्यार ना हो जाए, एक लड़के ने कहा। हाँ, इसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, ये एक न्यू एक्ट्रेस है, मुझे तो इसकी और अनिल की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, दूसरे लड़के ने कहा। हाँ, और इसने मस्तानी के सारे एक्शन सीन कितने अच्छे से किए हैं ना, अभी तो मूवी पूरी भी नहीं हुई है, उन लड़कों के दोस्तों ने कहा। लगता है लोगों को मूवी पसंद आ रही है, माही ने कहा। मैं मूवी ज्यादा देखता नहीं हूँ, पर भाभी ये मूवी सच में बहुत अच्छी है, ऋषभ ने कहा। माही मुस्कुराने लगी। मूवी फिर से स्टार्ट हुई। सब चुप हो गए और शांति से मूवी देखने लगे। मूवी खत्म होने के बाद सभी लोगों के मुंह से मूवी की तारीफ ही निकल रही थी। खासकर उसमें जो मस्तानी का रोल था, वह सबको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था। सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। माही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने आर्यन को गले लगाकर कहा, अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सब लोगों के हॉल से जाने के बाद माही, आर्यन और बाकी सब भी बाहर आ गए। ठीक है, अब तुम सब अपनी वालियों को अपने साथ लेकर जाओ, माही ने हंसते हुए कहा। पर नंदिनी, पाखी और विधि एक साइड में मुंह फुलाकर खड़ी थी। उन्हें ऐसे देख अंश ने कहा, तुम सबको क्या हुआ? तुम ऐसे मुंह फुलाकर क्यों खड़ी हो? हम लोग आपके साथ तभी जाएंगे जब आप हमें बाइक चलाने देंगे, पाखी ने कहा। सभी लड़के इस बार आसानी से उनकी बात मान गए। आखिर उन्होंने लड़कियों के प्लेन को जो खराब किया था। अंश, तुम नंदिनी को घर छोड़ देना, आर्यन ने कहा। ठीक है जीजू, अंश ने कहा। पाखी बाइक पर बैठी और सीटी बजाते हुए ऋषभ से कहा, कमांडो साहब चलिए, कभी हमारे पीछे भी बैठ जाया कीजिए। ऋषभ ने पाखी के पीछे बैठ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे पीछे रहने के लिए तैयार हूँ। पाखी फिर वहां से चली गई। विधि ने बाइक पर बैठे हुए अभी की तरफ हेलमेट फेंकते हुए कहा, चलो बंदर, इसे पहन लो, मैं तुम्हारे तरफ कछुए के जैसे बाइक नहीं चलाती हूँ। आज तुमको मैं हवाओं से बातें कराऊंगी। अभी ने अच्छे से हेलमेट पहन लिया और विधि के पीछे बाइक पर बैठ कहा, देखो मैं मेरी मॉम को बहुत पसंद हूँ और मुझे जिंदा भी रहना है, तो तुम बाइक को संभल कर चलाना। विधि ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बाइक को तेजी से चलाते हुए वहां से चले गए। अभी बाइक पर बैठा चिल्ला रहा था, तुम्हें अच्छे से बाइक चलानी तो आती है ना? उसने नंदिनी से पूछा। हाँ, बाकी पता नहीं, नंदिनी ने हंसते हुए कहा। इसका क्या मतलब? पता नहीं, उसने अपनी आईब्रो को ऊपर कर नंदिनी से पूछा। आप देख लेना अभी, चलिए जल्दी से मेरे पीछे बैठ जाइए, नंदिनी ने हेलमेट पहन कहा।
अंश ने कहा। वह दोनों भी वहां से चली गए। अब केवल माही और आर्यन ही वहां पर बचे थे। CHXOS माही की खुशी। तुम्हें अच्छे से बाइक चलानी तो आती है ना? उसने नंदिनी से पूछा। हाँ, बाकी पता नहीं, नंदिनी ने हंसते हुए कहा। इसका क्या मतलब? पता नहीं, उसने अपनी आईब्रो को ऊपर कर नंदिनी से पूछा। आप देख लेना अभी, चलिए जल्दी से मेरे पीछे बैठ जाइए। नंदिनी ने हेलमेट पहन कहा। अंश ने कहा। वह दोनों भी वहां से चली गए। अब केवल माही और आर्यन ही वहां पर बचे थे। अब आगे तो हम भी चले। माही ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। वहां पर आसपास कोई भी नहीं था। आर्यन ने माही को अपनी तरफ खींचा और उसे कमर से पकड़ ऊपर कर किस करने लगा। माही भी बहुत खुश थी, उसे पता था आर्यन उसे ऐसे ही किस नहीं करेगा। उसने पहले देखा होगा कि आसपास कोई है कि नहीं। उसने भी आर्यन के गले में अपनी बाहें डाल उसे पैशनेटली किस करने लगी। आर्यन ने माही के होठों को छोड़ते हुए कहा, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। माही मुस्कुराने लगी। उसने आर्यन के गालों पर हाथ रख कहा, आप नहीं होते मेरे साथ तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती। मेरी जिंदगी में अगर मेरी कोई ताकत है तो वो आप ही है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, आर्यन ने कहा और माही को हग कर लिया। चलो, तुम्हें भी तो बाइक चलानी होगी ना? मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ, आर्यन ने माही की नाक को खींचते हुए कहा। माही मुस्कुराने लगी। उसने कहा, नहीं, मुझे बाइक नहीं चलानी है। वो तो मैं कभी भी चला सकती हूँ, पर आज मुझे कुछ और ट्राई करना है। अच्छा, तुम्हें और क्या ट्राई करना है? आर्यन ने माही की तरफ देख पूछा। उसे पता था जरूर माही कुछ उल्टा सीधा ही सोच रही होगी। माही ने कहा, मैं आपको बाइक पर हग करके बैठूंगी और आप बाइक चलाएंगे। ठीक है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन बाइक पर बैठ गया, पर माही आर्यन के आगे आकर बैठ गई। माही का चेहरा आर्यन की तरफ था। उसने मुस्कुराते हुए आर्यन को गले लगा लिया और अपने पैरों को पीछे आर्यन के बैक पर लॉक कर लिए। आर्यन मुस्कुराने लगा। उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। आर्यन को ऐसे गले लगाकर माही को बहुत सुकून मिल रहा था। आज उसने अपनी जिंदगी में कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। वह अपने हर एक खुशी के पल को आर्यन के साथ ही जीना चाहती थी। उसने कसकर आर्यन को गले लगा रखा था। जब आर्यन माही घर पहुंचे तब तक माही सो चुकी थी। आर्यन ने अपना सिर न हिलाया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बाइक से नीचे उतरे ताकि माही की नींद भी ना खुले। आर्यन बड़े ही आराम से माही के पैर को आगे लेकर आया और माही को अपनी गोद में उठाकर बाइक से नीचे उतर गया। माही की नींद अभी भी नहीं खुली थी। ये देखकर आर्यन ने धीरे से कहा, लगता है तुम आज बहुत थक गई हो। आर्यन माही को लेकर ऊपर रूम में आया। माही को बेड पर लेटाकर आर्यन ने उसकी हिल्स निकाली और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा उसके माथे को चूमकर माही के साइड में जाकर लेट गया। अगले दिन सुबह माही की नींद उसके फोन पर आ रहे कॉल से खुली। उसने देखा तो डॉक्टर रमेश मिश्रा का फोन था। उसने कॉल पिक किया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से रमेश मिश्रा ने बड़ी खुशी के साथ कहा, लगता है माही तुम अभी तक सो रही हो। शायद मैंने अपनी खुशी के चक्कर में तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, पर मैं चाहता था कि मैं सबसे पहले तुम्हें ही ये न्यूज़ दूं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए, आपने कॉल किया है, कौन सी न्यूज़ देनी थी आपको मुझे? माही में कहा। वह मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल के दिन में हमारी फिल्म का ओपनिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। उसने पूरे 80 करोड़ की कमाई की है। मुझे विश्वास है हमारी मूवी हिट होने वाली है। रमेश मिश्रा ने खुशी से कहा। हाँ सर, मैंने भी कल मूवी देखी थी। सच में मूवी बहुत ही अच्छी है। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मूवी को बहुत अच्छे से डायरेक्ट की है, माही ने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है माही, इसमें सिर्फ मेरा नहीं हम सबका साथ है और पूरी मूवी में सबसे अच्छा रोल सबको मस्तानी का ही लग रहा है। रमेश मिश्रा ने माही की तारीफ करते हुए कहा। आज सुबह न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटो भी आई है मस्तानी के कैरेक्टर में, और जो तुमने एक बच्चे की रोड पर मदद की थी उस फोटो के साथ। मुझे लगता है मुझे अपनी आगे की फिल्मों के लिए तुम्हें अभी से साइन कर लेना चाहिए। तुम अब बहुत ही बिजी होने वाली हो।
अब तुमने इतनी हिट मूवी दी है, ऊपर से तुम पब्लिक को इतनी पसंद भी आ रही हो। रमेश मिश्रा ने कहा, आपको मुझे साइन करना है तो इस बार मैं डबल फीस लूंगी सर, हर बार मैं ऐसे ही नहीं कम पैसों में मूवी करने वाली हूँ। माही ने मजाक करते हुए कहा। रमेश मिश्रा ने हंसते हुए कहा, जी जी मैडम, अब तो हम आपको डबल पैसों में भी साइन करने को तैयार है। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद रमेश मिश्रा ने फोन कट कर दिया। माही ने दिखा उसके फोन पर कई सारे लोग उसे कांग्रेचुलेशन कह रहे थे और उसके ट्विटर अकाउंट पर फॉलोवर्स अब बहुत बढ़ चुके थे। वो अभी एक लिस्ट सेलिब्रिटी जितनी फेमस हो चुकी थी। उसके सारे फैंस ट्विटर पर उसकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे। हर जगह इश्क की दास्तां मूवी की ही बातें चल रही थी और माही और अनिल की केमिस्ट्री की भी, पर इन सब बातों में नेहा का जिक्र बहुत ही कम था। ऐसे ही पूरा एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते में इश्क की दास्तां मूवी ने कुछ रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। उनका अब तक का पूरा कलेक्शन 620 करोड़ का रहा। डायरेक्टर रमेश मिश्रा ने फिल्म की सक्सेस पार्टी भी रखी थी, जिसमें माही को भी इन्होंने स्पेशली इनवाइट किया था। माही अमित खन्ना की मूवी की शूटिंग करके जब वापस घर आ रही थी, तब अचानक से ही उसके कार के सामने एक छोटा बच्चा आ गया। माही ने जल्दी से कार का ब्रेक लगाया। उसने देखा वह बच्चा 5 से 6 साल का था। माही जल्दी से कार से बाहर आई। उसने बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उससे पूछा, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। आदि को कुछ नहीं हुआ, डुग्गू स्ट्रांग बॉय है, उस बच्चे ने बहुत ही स्वीट सी आवाज में कहा। माही में मुस्कुराते हुए उस बच्चे से कहा, तो आपका नाम आदि है, आप ऐसे रोड पर क्यों भाग रहे थे? आपको पता है ये कितना डेंजरस हो सकता है। आदि का डॉगी इस तरफ आ गया था, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे आ गया। उस बच्चे ने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉगी को माही को दिखाते हुए कहा। माही ने उस बच्चे के आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर माही को बहुत अजीब लगा, इतने छोटे बच्चे को कोई अकेले कैसे छोड़ सकता है। माही ने अपनी कार साइड में पार्क की और उस बच्चे को लेकर वही पास में एक चेयर पर बैठ गई। आपके साथ कौन है? आपकी मम्मा पापा, आपके साथ कोई तो आया होगा ना? माही ने पूछा। वह बच्चा माही की गोद में बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ब्यूटीफुल दीदी, मेरे साथ मेरी बुआ आई है। आपको पता है आप मेरी बुआ से भी ज्यादा सुंदर हो। माही मुस्कुराने लगी। उसने उस छोटे से बच्चे के मोटे मोटे गाल खींचते हुए कहा, और आप सबसे ज्यादा क्यूट हो। हाँ आदि क्यूट है, ये सब कहते हैं, पर आप सबसे ज्यादा सुंदर हो। क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? मैं आपको अपनी चॉकलेट और लॉलीपॉप भी देने को तैयार हूँ। उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से माही की तरफ अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। माही हंसने लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी दोस्त बनूंगी। उस बच्चे ने अपनी सबसे छोटे वाली उंगली आगे कर माही से कहा, पिंकी, प्रॉमिस करो कि आप मेरी दोस्त बनोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी और मुझसे बातें भी करोगी। माही ने भी अपनी फिंगर को उस बच्चे की फिंगर के साथ फंसाकर कहा, पक्का वाला प्रॉमिस। चलो ये बताओ कि आपकी बुआ कहाँ पर है? आपको घर भी तो जाना होगा ना? आपकी बुआ आपके लिए परेशान हो रही होगी। माही ने कहा। वो बुआ के पास किसी का कॉल आ गया था, वो वहां पर आइसक्रीम शॉप के पास ही रह गई। उस बच्चे ने कहा। माही ने आदि को अपनी गोद में उठाया और इधर उधर उसकी बुआ को देखने लगी। तभी माही को अपने पीछे से एक आवाज आई। उसने देखा तो वहां पर इशिता खड़ी थी। इशिता को वहां देखकर माही थोड़ी सरप्राइज थी। ब्यूटीफुल दोस्त, ये है मेरी बुआ, आदि ने कहा। ये सुनकर माही ने हैरानी से उस छोटे से बच्चे की तरफ देखा। उसने अपने मन में कहा, मतलब ये भैया का बेटा है। माही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इशिता ने माही के पास आकर कहा, तुम यहाँ क्या पर कर रहे हो? मैंने कहा था ना, बुआ का हाथ छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। सॉरी बुआ, वो डुग्गू का डॉगी भाग गया था, मैं तो बस उसे लेने के लिए गया था। मैं देखिए मुझे वापस नहीं, ब्यूटीफुल दोस्त भी मिल गई। उस ग्रुप में माही के गालों पर हाथ रख कहा। इशिता ने माही की तरफ देखा और कहा, थैंक यू, आपने इसे अपने पास रखा, वरना पता नहीं ये कहाँ गायब हो जाता।
मैं कितना घबरा गई थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करती। ये अभी छोटा है, तुम टेंशन मत लो। आदि एकदम से ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका नाम माही है ना? इशिता ने कहा। हाँ, माही ने स्माइल कर कहा। इशिता और आदि को देखकर माही बहुत खुश थी, वो नहीं बता सकती थी। बुआ, आदि की आइसक्रीम कहाँ पर है? आदि ने इशिता से कहा। तुम्हें आइसक्रीम की पड़ी है, और तुम्हारे चक्कर में जो मैं कब से यहाँ वहाँ भाग रही हूँ उसका क्या? मैं कितनी डर गई थी। इशिता ने आदि को घूरते हुए कहा। आदि जल्दी से माही के गले लगा गया और अपना चेहरा माही की गोद में छुपाते हुए कहा, ब्यूटीफुल दोस्त, मुझे बुआ से बचाओ वरना ये मुझे बहुत डांटागी। माही मुस्कुराने लगी। उसने आदि के सर पर हाथ पर फेरते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। आपको पता है आपकी बुआ कितनी परेशान हो गई थी। आदि ने इशिता की तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सॉरी आदि, आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा बुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इशिता मुस्कुराने लगी। CH 144, क्या वह कोई चाल की? आदि जल्दी से माही के गले लगा गया और अपना चेहरा माही की गोद में छुपाते हुए कहा, ब्यूटीफुल दोस्त, मुझे बुआ से बचाओ वरना ये मुझे बहुत डांटागी। माही मुस्कुराने लगी। उसने आदि के सर पर हाथ पर फेरते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। आपको पता है आपकी बुआ कितनी परेशान हो गई थी। आदि ने इशिता की तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सॉरी आदि, आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा बुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इशिता मुस्कुराने लगी। अब आगे? उसने कहा, ठीक है, पर आगे से तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। पक्का वाला प्रॉमिस? आदि ने अपनी पलकें झुपकाते हुए कहा। चलो अब मेरे पास आ जाओ, तुमने माही को बहुत परेशान कर दिया है। इशिता ने कहा। नहीं, मुझे ब्यूटीफुल दोस्त के साथ ही रहना है, आदि ने कहा और माही से चिपक गया। ये देखकर इशिता हैरान थी, क्योंकि आदि किसी के भी पास इतनी आसानी से नहीं जाता था, और जबकि आज माही से वह पहली बार ही मिला था, और फिर भी वह माही को छोड़ने को ही तैयार नहीं था। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे थोड़ी देर मेरे पास ही रहने दो, तब तक चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। हाँ हाँ, आदि भी आइसक्रीम खाएगा, आदि ने कहा। ठीक है, इशिता ने कहा। फिर वो साथ में आइसक्रीम पार्लर की तरफ चले गए और वहां पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। माही और इशिता में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। आइसक्रीम खाने के बाद इशिता ने कहा, मैं बिल पे करूंगी। माही ने मुस्कुराते हुए उससे बिल लिया और पेमेंट कर कहा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इस तरह मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई तो मुझे ही बिल पे करना चाहिए। माही की बात सुनकर इशिता के आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कहा, क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? हाँ, तुम वैसे भी मेरी छोटी बहन की तरह ही हो। माही ने स्माइल करते हुए कहा। वो खुद चाहती थी इशिता उसे दीदी बुलाए। उन दोनों ने अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे और बाद में मिलने के बारे में सोचा। अभी हमें चलना चाहिए दीदी, हम बाद में आपसे मिलेंगे। चलो आदि, दीदी को बाय बोल दो। इशिता ने कहा। बाय ब्यूटीफुल दोस्त, आप मुझसे मिलने आओगे ना मेरे घर पर? आदि ने कहा। हाँ बिल्कुल छोटे शैतान, माही ने कहा और आदि की नाक को हल्का सा खींचा। आदि हंसने लगा। इशिता और आदि फिर वहां से चले गए। माही वही खड़ी इशिता और आदि के बारे में ही सोच रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और वह पल याद किया जब वह छोटी थी। माही जब घर आई उसने देखा आर्यन, देव और नंदिनी वहां पर पहले से ही बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। आप क्या बातें कर रही हैं? माही ने आर्यन के पास बैठते हुए कहा। देव ने माही की तरफ देख अपनी आंखें बड़ी कर कहा, भाभी आपको पता है सोनिया वापस इंडिया आ रही है। माही ने आर्यन की तरफ देखा, जिसे देख लग रहा था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माही ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? ये सुनकर नंदिनी ने कहा, आपको पता है भाभी, हम सबको पता है कि सोनिया भाई को बहुत पसंद करती है। वैसे मुझे सोनिया इतनी खास पसंद नहीं है, पर उसे मुझे झेलना पड़ता है क्योंकि वह मामी की रिश्तेदार जो है। जब वो आएगी तब देखते हैं कि क्या होता है, अभी तो वह यहाँ पर है भी नहीं। उसके बारे में इतना क्या सोचना? माही ने कहा।
तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? आर्यन ने माही के बालों को सहलाते हुए पूछा। मेरा आज का दिन सबसे बेस्ट रहा, माही ने मुस्कुराकर कहा। ऐसा भी क्या हुआ आज? आर्यन ने माही से पूछा। माही ने कहा, आज मैं इशिता और आदि से मिली। कहीं आप इशिता ओबरॉय की तो बात नहीं कर रही है? नंदिनी ने माही से पूछा। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ, माही ने कहा। भाभी, मैंने सुना है इशिता लोगों से ठीक से बात नहीं करती है, उसने आपसे तो अच्छे से बात की थी ना? नंदिनी ने पूछा। ये सुनकर माही ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इशिता बहुत अच्छी है, उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी। हम दोनों के बीच में तो बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। और ये आदि कौन है? देव ने कंफ्यूजन में पूछा। वह इशिता के बड़े भाई का बेटा है। नंदिनी ने कहा। पर भाभी, आप उन दोनों से मिलकर इतनी ज्यादा खुश क्यों हैं? देव ने कहा। क्योंकि वह सब माही के अपने हैं, आर्यन ने कहा। ये सुनकर माही आर्यन की तरफ देखने लगी, उसे पता था जरूर आर्यन पहले से इस बारे में जानता है। भाभी के अपने हैं मतलब? नंदिनी ने पूछा। ओबरॉय फैमिली की बड़ी बेटी राधा ओबरॉय ही माही की मॉम है। इस हिसाब से अब ओबरॉय फैमिली माही की भी अपनी खुद की फैमिली हुई। इशिता माही के मामा की बेटी है, आर्यन ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। ये सुनकर देव और नंदिनी दोनों हैरान थे, उन्हें नहीं पता था कि माही की मॉम राधा ओबरॉय फैमिली की बेटी है। क्या सच में भाभी ओबेरॉय फैमिली आपकी मॉम का ही परिवार है? नंदिनी ने अपनी आंखें बड़ी कर कहा। हाँ, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। पर भाभी, इशिता और बाकी सब आपसे कभी मिलने क्यों नहीं आते हैं, और ना ही कभी आप उनसे बात करती हैं? देव ने पूछा। ये सुनकर माही के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। उसने कहा, मेरे मामा जी और नाना जी को लगता है कि मेरी मॉम की मौत की वजह मैं हूँ, इसीलिए वह मुझे देखना नहीं चाहते हैं। पर यह तो बहुत गलत बात है, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आपकी मॉम की मौत तो एक्सीडेंट में हुई थी ना? देव ने कहा। हाँ, ओबेरॉय फैमिली को ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप तो इतनी अच्छी है, आप किसी के साथ कैसे बुरा कर सकती है, जबकि वो तो खुद आपकी मॉम थी? नंदिनी ने कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है, कुछ तो बीच में मिसिंग है। जिस तरह माही को बचपन में उसके नानाजी और मामाजी उससे प्यार करते थे, उन्हें देखकर मुझे नहीं लगता वह माही को किसी बात की इतनी बड़ी सजा देंगे। आर्यन ने कहा। फिर क्या बात है? माही ने कहा। वह तो तुमको खुद पता लगाना होगा, आर्यन ने माही की तरफ देखकर कहा, और उसका सर सहलाने लगा। माही इस बारे में सोचने लगी। शाम को माही के पास अनिल का कॉल आया। हाँ, बोलो ना, माही ने कॉल पर कहा। माही, तुम कल शाम को होने वाली पार्टी में आओगी ना? अनिल ने पूछा। हाँ, रमेश सर ने मुझे 2 बार कॉल करके इनवाइट किया है, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, माही ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं भी वहाँ पर बोर नहीं होगा, अनिल ने कहा। इसीलिए कहती हूँ जल्दी से अपने लिए किसी को ढूंढ लो, ताकि तुम्हें पार्टी में जाना है या नहीं इसके लिए मुझे फोन ना करना पड़े, माही ने मुंह बनाकर कॉल पर अनिल से कहा। ढूंढ तो रहा ही हूँ, बस कोई अच्छी लड़की मिल नहीं रही है, अगर कोई तुम्हें मिले तो मुझे बताना, अनिल ने कहा। वैसे पार्टी में कौन कौन आने वाला है? माही ने पूछा। पार्टी में बहुत से बड़े सेलिब्रिटी आने वाले हैं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है रमेश मिश्रा अपनी अपकमिंग मूवी के सेलिब्रिटी को भी वहाँ पर बुलाने वाले हैं, जिसमें शायद श्रेया, सूरज और कुछ उनके जैसे 1-2 और बड़े सेलिब्रिटी होंगे, अनिल ने कहा। तुम तो खुद इंडिया के इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, तुम एक सुपरस्टार हो, तुम्हारे रहते मुझे क्या डर, तुम रहोगे ना वहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, माही ने हंसते हुए कहा। हाँ, अब आर्यन सिन्हा रजावत की बीवी को भी किसी की मदद की जरूरत है, ये तो मेरा नसीब होगा मल्लिका आजम, जो मुझे आपकी मदद करने का मौका मिलेगा, अनिल ने हंसते हुए कहा। पार्टी में नेहा पीयूष भी आएंगे ना? माही ने कहा। हाँ, वह दोनों भी आएंगे, नेहा फिल्म की लीड एक्ट्रेस है और पीयूष मूवी में इन्वेस्टर है, इसीलिए उन दोनों को तो आना ही है, अनिल ने कहा। थोड़ी देर और बात करने के बाद माही ने फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ नेहा और सुमित्रा आपस में बातें कर रहे थे। नेहा ने सुमित्रा से गुस्से में कहा, मॉम, माही की वजह से इस मूवी में मुझे बहुत कम फ्रेम मिल रही है,
मैं मूवी की लीड एक्ट्रेस हूँ, फिर भी लोग मुझसे ज्यादा इस माही की बातें कर रहे हैं। ये माही कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, हमें उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। हमें जल्दी ही उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है ना कपूर फैमिली का क्या रूल है। सुमित्रा ने नेहा की तरफ देखकर कहा, आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही माही को हमेशा के लिए हम दोनों के रास्ते से हटा दूंगी। मुझे ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं कभी उसे कपूर खानदान की मालकिन नहीं बनने दूंगी। नेहा ने कहा, और तुमने पीयूष से अपनी सगाई की बात की क्या? सुमित्रा ने पूछा। नहीं मोम, पीयूष आजकल कुछ ज्यादा ही अपने बिजनेस में उलझा हुआ है। कल जब हम दोनों पार्टी में जाएंगे तो मैं कैसे भी करके पीयूष से सगाई के लिए हाँ करवा ही लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। नेहा ने कहा, ठीक है। सुमित्रा ने कहा। शाम को माही ऊपर टेरेस पर जाकर झूले पर बैठ गई और आसमान में देखने लगी। इस समय सनसेट हो रहा था। आसमान में कई प्रकार के रंग बिखरे हुए थे, जैसी आसमानी, गुलाबी, ऑरेंज। येलो आसमान को देखते हुए माही को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। यह इलाका शहर से थोड़ा दूर था। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, इसीलिए ज्यादातर यहाँ पर हवाएं चलती ही रहती थी। माही वहां पर बैठकर सब कुछ सोचने लगी कि आखिर क्या हुआ होगा जो ओबरॉय फैमिली उससे कभी मिलने नहीं आई। क्या इन सब में किसी की चाल थी? माही यही सोच रही थी। उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। CH 150 कीर्ति की उदासी। इस समय सनसेट हो रहा था। आसमान में कई प्रकार के रंग बिखरे हुए थे, जैसी आसमानी, गुलाबी, ऑरेंज। येलो आसमान को देखते हुए माही को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। यह इलाका शहर से थोड़ा दूर था। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, इसीलिए ज्यादातर यहाँ पर हवाएं चलती ही रहती थी। माही वहां पर बैठकर सब कुछ सोचने लगी कि आखिर क्या हुआ होगा जो ओबरॉय फैमिली उससे कभी मिलने नहीं आई। क्या इन सब में किसी की चाल थी? माही यही सोच रही थी। उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। अब आगे। माही जानती थी ये कौन है। उसने बिना पीछे देखे ही कहा, आपका काम हो गया। आर्यन माही को झूला झुलाने लगा। उसने कहा, हाँ। आर्यन माही को झूला झूला रहा था। वो और माही आपस में कोई बात नहीं कर रही थी, पर वो एक दूसरे की फीलिंग को महसूस कर पा रहे थे। आर्यन जानता था माही के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, पर वो चाहता था माही खुद सब कुछ जाने। कल मुझे पार्टी में जाना है, माही ने कहा। हाँ, उस पार्टी में देव भी आएगा। तुम वहां पर भी हमेशा की तरह सब कुछ संभाल लोगी, आर्यन ने कहा। आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, अगर मैंने कभी आपका विश्वास तोड़ दिया तो? माही ने आर्यन की तरफ देखकर कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और पूरे एशिया में मेरे नाम से ही सब लोग डरते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भी चीज गलत चूज करूंगा? जबकि तुम तो मेरी लाइफ पार्टनर हो। आप बहुत चालू हो, माही ने उसे घूरते हुए कहा। आर्यन हंसने लगा। रात होने के बाद ऊपर बहुत ठंड हो गई थी। आर्यन माही को लेकर नीचे आ गया। डिनर करने के बाद वो लोग सो गए। कीर्ति अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी। वो कुछ दिनों से बहुत उदास थी। उसने सबसे बात करना भी धीरे धीरे बहुत कम कर दिया था। अक्षय और रोहन कीर्ति के रूम में आए। उन्होंने देखा कीर्ति स्टडी टेबल पर बैठी किसी सोच में गुम थी। अक्षय ने आगे आकर कीर्ति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कीर्ति। कीर्ति ने अक्षय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अक्षय तुम यहाँ? तुम डिनर करने के लिए नीचे क्यों नहीं आई अभी तक? अक्षय ने पूछा। वो मुझे भूख नहीं है, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं कुछ खा लूंगी। तुम सब लोग डिनर कर लो, कीर्ति ने कहा और फिर से बुक में पढ़ने लगी। कीर्ति क्या बात है, तुम कुछ दिनों से इतनी परेशान क्यों हो? रोहन ने कीर्ति से पूछा। कुछ नहीं भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा सा एग्जाम को लेकर स्ट्रेस है और कोई बात नहीं है, कीर्ति में कहा। खाना ना खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना स्ट्रेस लेना भी ठीक नहीं है। चल जल्दी नीचे और हमारे साथ डिनर कर, रोहन ने कहा और कीर्ति को उठाने लगा। मुझे जैसे ही भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगी भैया, आप चिंता मत करिए। आप प्लीज जाइए और अपना खाना खा लीजिए,
मैं पक्का थोड़ी देर में डिनर कर लूंगी प्रॉमिस, कीर्ति ने कहा। ठीक है, जल्दी से खाना खा लेना और इतना स्ट्रेस मत ले, रोहन ने कहा और कीर्ति का सिर सहलाकर बाहर आ गया। अक्षय कीर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया और कीर्ति के चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहा, कीर्ति, सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम मुझे बता सकती हो। सच में कोई भी बात नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हें बताती, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। याद रखना कीर्ति, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे सकती हो, अक्षत ने कहा। हाँ, मुझे ये बात पता है, कृति ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षय फिर बाहर चला गया। रोहन बाहर उसी का वेट कर रहा था। अक्षय ने रोहन की तरफ देखकर कहा, हमें माही दीदी को ये बात बतानी चाहिए क्या? रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें 1-2 दिन और देखना चाहिए, अगर फिर भी कीर्ति ऐसे ही रही तो हम माही दीदी को बता देंगे। ओक, अक्षय ने कहा। रूम में अक्षय और रोहन के जाने के बाद कीर्ति की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कहा, मैं तुम सबको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे पता है तुम सब लोग मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, पर फिर भी मुझे उनकी याद आती है, ये कहकर कीर्ति रोने लगी। अगले दिन माही पार्टी वैन यू के बाहर कार में बैठी थी। उसने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। बहुत सारी मीडिया वहां बाहर खड़ी थी। आज उन्हें तो इस पार्टी में होना ही था। माही आज पहली बार मीडिया के सामने आने वाली थी। भाभी, ऑल द बेस्ट, आप आराम से सभी को जवाब देना, आप सब कुछ संभालेंगे, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी तो हूँ, भाभी के साथ कुछ भी गलत होगा तो मैं भाभी को सबसे बचा लूंगी, नंदिनी ने कहा। वह भी माही के साथ आई थी, वो माही की असिस्टेंट थी, तो माही के साथ उसे हर जगह रहना ही था। सुरभि की आज कोई मीटिंग थी, इसीलिए मैं वहां पर नहीं आई। माही ने कहा और कार से बाहर आ गई और होटल की तरफ जाने लगी। माही को देखते ही सारे मीडिया रिपोर्ट ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हेलो माही मैम, आप कैसी हैं? इश्क की दास्तान मूवी के इतने सक्सेसफुल होने पर आप क्या कहना चाहेंगी? लोगों को आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है, आपके और अनिल सर की केमिस्ट्री को सब बहुत पसंद कर रहे हैं। रिपोर्टर्स माही से सवाल पर सवाल करने लगे। माही ने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, आप सब यहाँ पर आए, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, आप सब पार्टी को एंजॉय करना। जी मैम, एक रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए माही से कहा। उसे माही का ये नेचर बहुत पसंद आया। जहाँ तक रही आपके सवालों के जवाब की बात, तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि पब्लिक ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। मैं आप सबका इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी आप सब लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आएगी और मुझे लोगों की पसंद नहीं बनना, उनके दिल में अपनी जगह बनानी है, माही ने कहा। माही को अच्छे से मीडिया को हैंडल करना आता था। उसकी स्पीच को देखकर सभी मीडिया वाले भी उससे इम्प्रेस थे। नंदिनी ने सभी रिपोर्टर की तरफ देखकर कहा, अभी हमें अंदर जाना है, हम बाद में आपके सवालों का जवाब देंगे। पर रिपोर्टर्स किसी की कहाँ सुनते हैं, उन्होंने माही से कहा, क्या आप और अनिल सर सच में केवल दोस्त ही हैं? माही ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, पर तभी वहां अनिल आ गया। CH 146, नंदिनी का गुस्सा। माही को अच्छे से मीडिया को हैंडल करना आता था। उसकी स्पीच को देखकर सभी मीडिया वाले भी उससे इम्प्रेस थे। नंदिनी ने सभी रिपोर्टर की तरफ देखकर कहा, अभी हमें अंदर जाना है, हम बाद में आपके सवालों का जवाब देंगे। पर रिपोर्टर्स किसी की कहाँ सुनते हैं, उन्होंने माही से कहा, क्या आप और अनिल सर सच में केवल दोस्त ही हैं? माही ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, पर तभी वहां अनिल आ गया। अब आगे। मुझे लगता है एक ही बात हमें बार बार आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग बेवकूफ तो हो नहीं जो हम एक ही बात आपको 1000 बार बताएं। अनिल ने सभी रिपोर्टर्स को घूरते हुए कहा। अनिल अक्सर रिपोर्टर्स को ऐसे तीखे जवाब ही देता था और उसे किसी का डर भी तो नहीं था, आखिर वह महेश्वरी खानदान का बेटा जो था। अनिल को देखकर सभी रिपोर्टर थोड़े पीछे हो गए। अनिल माही और नंदिनी को लेकर अंदर हॉल में आ गया। वाह भैया, आपने तो सबकी बैंड बजा दी।
आपको देखकर कैसे सारे रिपोर्टर्स पीछे हो गए। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए धीरे से अनिल से कहा। अनिल ने नंदिनी की तरफ देखकर अपना कॉलर सही करते हुए कहा, अब कहीं ना कहीं तो मेरी भी चलती है। वह सब लोग मिलकर रमेश मिश्रा के पास गए। रमेश मिश्रा ने उन्हें पार्टी एंजॉय करने के लिए कहा और माही को थैंक यू भी। अब माही ने फिल्म के दौरान रमेश की इतनी मदद की थी, इसीलिए वह माही की दिल से बहुत इज्जत करता था। अनिल, माही और नंदिनी साइड में जाकर खड़े हो गए। वहां पर नेहा और पीयूष भी साथ में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर हॉल में अंदर आते हुए दिखे। नेहा के चेहरे पर हमेशा की तरह एक बनावटी मुस्कान थी और वही पीयूष चारों तरफ देख रहा था। उसके हिसाब से वहां पर उससे ज्यादा सीनियर कोई भी नहीं था अनिल को छोड़कर। रमेश ने जाकर पीयूष का स्वागत किया, आखिर वो मूवी का इन्वेस्टर्स जो था। नंदिनी ने माही से कहा, भाभी ये नेहा देखो कैसे सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, जैसे पता ही नहीं कितनी ही अच्छी और मासूम हो। अक्सर जो लोग बाहर से ऐसे दिखते हैं वो अंदर से शैतान होते हैं, हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। अनिल ने कहा। हाँ आप सही कह रहे हैं, नंदिनी ने कहा। जब नेहा ने माही को देखा, वह पीयूष के साथ माही की तरफ आई। उसने कहा, दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। माही ने मुस्कुराते हुए नेहा से कहा, थैंक यू प्रकाश, मैं ये बात तुम्हें भी कह पाती। नेहा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो पीयूष के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। पीयूष ने माही से कहा, तुम्हें नहीं लगता माही, तुम्हें नेहा से इज्जत से बात करनी चाहिए। अच्छा ऐसा है तो फिर क्यों ना तुम ही अपनी नेहा से इज्जत से बात कर लो, क्योंकि मुझे तो ऐसे लोगों को इज्जत देनी बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी भी बेइज्जती करूं, तो तुम भी यहाँ पर रुक सकते हो। माही ने एक डेविल स्माइल करते हुए पीयूष से कहा। पीयूष वहां से नेहा को लेकर चला गया। पार्टी हॉल में बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे। श्रेया महाजन, अनिल महेश्वरी, ये दो तो इंडस्ट्री के किंग और क्वीन थे। इनके अलावा वहां पर सुपरस्टार एंटरटेनमेंट के और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी आए हुए थे, जिनमें से प्रिया शाह भी एक थी। प्रिया शाह एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए कई लोग उसकी चापलूसी करते थे। उसमें बहुत ही ज्यादा घमंड भी था। प्रिया को लगता था उसके पापा के कारण उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। माही को देखकर श्रेया माही के पास गई और उसने मुस्कुराते हुए माही से कहा, हेलो माही। श्रेया महाजन को अपने पास देखकर माही पहले तो थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो श्रेया मैम, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी मूवी इतनी हिट गई है और तुम भी फिलहाल बहुत पॉपुलर हो रही हो। श्रेया ने स्माइल कर कहा, मैं तो अभी इतुसी पॉपुलर हूँ और आप तो इंडस्ट्री की क्वीन हैं, आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी तो मुझे और भी फेमस होना है। माही ने कहा, तुम जरूर बहुत आगे तक जाओगी और बहुत फेमस भी होगी। तुम्हारी एक्टिंग सच में बहुत अच्छी है, मैंने तुम्हारी मूवी देखी थी। श्रेया ने कहा। नंदिनी तो श्रेया को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी। उसने अपने एक्साइटमेंट में ही कहा, हेलो श्रेया मैम, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ऐसे तो नंदिनी रजावत खानदान की इकलौती प्रिंसेस थी, जो अगर कभी कुछ भी मांगे तो उसे वो तुरंत मिल जाया करता है। पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे नंदिनी ना पा सके। नंदिनी के अंदर का बचपना अभी तक गया नहीं था, वह दिल से अभी भी बिल्कुल एक बच्ची की तरह ही थी। श्रेया नंदिनी के भाई की कंपनी में काम करती थी, फिर भी नंदिनी श्रेया से बहुत इज्जत से बात कर रही थी। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि मेरी इतनी क्यूट एक फ्रेंड भी है। नंदिनी को श्रेया की बात सुनकर शर्म आने लगी। ये मेरी असिस्टेंट नंदिनी है, पर ये सच में आपको बहुत पसंद करती है। माही ने कहा। हाँ वो तो दिख रहा है, श्रेया ने हंसते हुए कहा। श्रेया, माही और नंदिनी के साथ ही खड़ी रही वह और किसी से भी पार्टी में बात नहीं कर रही थी। मैम आप यहाँ पर किसी से बात क्यों नहीं कर रही हो? माही ने श्रेया से पूछा। श्रेया माही की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर हॉल में चारों तरफ माही को इशारा करते हुए कहा, ये जो तुम पार्टी हॉल देख रही हो ना, यहाँ पर 99.99% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं।
हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आपको अच्छे लोग मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे पता है तुम उन सब जैसी नहीं हो। मुझे लोगों को पहचानने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। ये बात तो मैम आपने सही कही, यहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग हैं, अब उस नेहा को ही देख लीजिए, नंदिनी ने फ्लोर में कह दिया। माही नंदिनी को घूरने लगी। ये देख नंदिनी को भी समझ में आया उसने भी क्या कह दिया। श्रेया दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, ये सही कह रही है, नेहा सच में एक अच्छी इंसान नहीं है। मैं उससे पर्सनली तो कभी नहीं मिली, पर जहाँ तक मैंने उसे देखा है, वो जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं। आप सच में बहुत ही अच्छी हैं। जो होता है आप वही बोलती है, नंदिनी ने कहा। तुम दोनों मुझे मैम मत बुलाओ, मैं तुम लोगों को अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी अनिल के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, श्रेया ने कहा। मुझे भी तुम्हारी दोस्त बनकर बहुत अच्छा लगेगा, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी भी बहुत खुश थी, आखिर उसकी फेवरेट सुपरस्टार उसके दोस्त जो बन गई थी। वह तीनों मिलकर बातें कर रही थी। वही अनिल तो श्रेया के आने से पहले ही किसी से फोन पर बात करने के लिए पार्टी हॉल से के बाहर चला गया था। मैं जूस लेकर आती हूँ, नंदिनी ने कहा और जूस लेने के लिए चली गई। जब नंदिनी जूस लेकर वापस आ रही थी, तब अचानक से ही प्रिया शाह उसके सामने आ गई। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी, इसलिए उसका ध्यान नंदिनी पर नहीं गया और वह नंदिनी से टकरा गई, और नंदिनी के हाथ में जो जूस था वह प्रिया की ड्रेस पर थोड़ा सा गिर गया। प्रिया ने जल्दी से फोन कट किया और नंदिनी को घूरते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई। नंदिनी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए उसने कहा, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही फोन पर बात करते हुए चल रही थी। अगर मैं फोन पर बात करते हुए भी चल भी रही थी तो तुम्हें साइड से जाना चाहिए था ना, प्रिया ने नंदिनी से कहा। वो बहुत ही तेज आवाज में नंदिनी से बात कर रही थी, इसीलिए आसपास के लोग भी उन लोगों की तरफ देखने लगे। मैं तुमसे इज्जत से बात कर रही हूँ तो तुम भी जरा इज्जत से बात करो, नंदिनी ने प्रिया से कहा। तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? प्रिया ने कहा। तभी पीछे से माही ने आकर कहा, ये नंदिनी है, मेरी असिस्टेंट। प्रिया ने माही की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये तुम्हारी असिस्टेंट है, तो इससे कहो मुझे सॉरी बोले, इसकी वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई है। नंदिनी ने माही की तरफ देखा और कहा, मेरी कोई भी गलती नहीं है, गलती इसकी थी। ये ध्यान से नहीं चल रही थी, इसीलिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। माही ने नंदिनी की बात सुनी और प्रिया की तरफ देखकर कहा, सुन लिया तुमने नंदिनी ने क्या कहा? तुम में भी कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है, तुम्हारी एक मूवी फेमस क्या हो गई हो? तुम तो खुद को सुपरस्टार समझने लगी हो। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? प्रिया ने माही से कहा। नेहा ने माही और प्रिया के पास आकर कहा, माही तुम्हें अपनी असिस्टेंट को प्रिया से सॉरी बोलने के लिए कह देना चाहिए। तुम क्यों बात को इतना बढ़ा रही हो? अच्छा, तो प्रिया को ही नंदिनी से सॉरी बोल देना चाहिए ना, आखिर गलती तो उसकी ही थी ना, माही ने कहा। प्रिया हंसने लगी, उसने कहा, मैं और इस छोटी सी असिस्टेंट को सॉरी बोलूं? इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? तुम मेरे पापा को शायद जानती नहीं हो, मेरे पापा एक मिनिस्टर है। मैं चाहूं तो अभी रातों रात तुम्हें गायब करवा सकती हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। और इसने ये जो मेरी ड्रेस खराब की है ना, ये अगर पूरे 10 साल भी मेरे नीचे काम करे ना, तब भी ये इसकी कीमत नहीं चुका सकती है, प्रिया ने नंदिनी को कहा। श्रेया ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम फालतू में बात को इतना आगे बढ़ा रही हो। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, पर इसे मुझे सॉरी बोलना ही होगा, तभी ये बात खत्म होगी, प्रिया ने कहा। नंदिनी का गुस्सा अब उसके सर के ऊपर से जा चुका था। नंदिनी आमतौर पर बहुत ही शांत रहती है, पर आज जितनी इंसल्ट प्रिया ने उसकी की थी, उससे रहा नहीं गया। उसने एक कदम आगे प्रिया की तरफ बढ़ाया और उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारी इस ड्रेस के पैसे भर सकूं। अगर मैं 10 साल तुम्हारे नीचे काम कर लूं, तब भी मैं इतने पैसे नहीं कमा सकती।
तुम ये कह रही हो ना, और तुम्हारे पापा मुझे रातों रात गायब भी करवा सकते हैं। हाँ, और तुम मेरे ऐसे पास मत आओ। मैं तुमसे कोई डरती नहीं हूँ। तुम जैसी असिस्टेंट मेरे पैरों तले रहती है। चुपचाप तुम मुझसे सॉरी बोलो। मैं तुमसे बात करके अपने स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहती। प्रिया ने गुस्से में कहा। नंदिनी ने अपना हाथ उठाकर जोर का थप्पड़ प्रिया के गालों पर लगा दिया। प्रिया का चेहरा ही दूसरी तरफ झुक गया था। पार्टी में सब लोग हैरान थे। आखिर नंदिनी ने प्रिया शाह को जो थप्पड़ मारा था, जो कि मिनिस्टर की बेटी है। प्रिया का गाल लाल हो गया था। नंदिनी ने पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारा था। प्रिया अपने गाल पर हाथ रख नंदिनी को घूरने लगी। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत यू बाय तुमने ने मुझे थप्पड़ मारा। वो जैसे ही नंदिनी को मारने वाली थी, माही ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और कहा, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। ये तुम क्या कर रही हो माही? तुम्हें पता है ना प्रिया कौन है? नेहा ने कहा। वो चाहती थी ये बात आगे और बढ़े और प्रिया गुस्से में आकर माही का करियर ही खराब कर दे। नंदिनी ने पार्टी में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, वो सब तुम्हारी साइड इसीलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि तुम मिनिस्टर की बेटी हो और तुम्हारे पास पावर है, और मैं एक छोटी सी असिस्टेंट हूँ। हाँ, और तुमने मुझे ये थप्पड़ मारा है। तुम्हें मैं इसका बहुत ही अच्छा जवाब देकर रहूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी ही बर्बाद कर दूंगी। प्रिया ने गुस्से में कहा। माही चाहती तो नंदिनी की हेल्प कर सकती थी, पर वो चाहती थी नंदिनी खुद के लिए स्टैंड ले। नंदिनी हंसने लगी। उसने कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? तुम मेरे बाल तक को हाथ नहीं लगा सकती हो। तुम जानती भी हो मैं हूं कौन? नहीं, और ना ही मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है, प्रिया ने कहा। नंदिनी ने कहा, तुम कह रही थी कि तुम्हारी ये ड्रेस इतनी महंगी है कि मैं 10 साल तक कमा कर भी इसके पैसे नहीं चुका सकती हूँ। तुम्हें पता है जो ड्रेस मैंने पहन रखे उसकी क्या कीमत है? वहां पर ही खड़ी है छोटी एक्ट्रेस ने नंदिनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, जरूर तुमने ये ड्रेस किसी स्टॉल में से खरीदी होगी जो रोड पर लगते हैं। तुम जैसों को क्या पता कि ब्रांडेड ड्रेस होती क्या है। ये जो मैंने ड्रेस पहन रखी है, इसकी कीमत 9 लाख है। ये ड्रेस इटालियन के टॉप 5 डिजाइनर में से एक डेविड ने बनाई है। क्या तुम मजाक कर रही हो? डेविड तुम्हारे लिए ड्रेस क्यों बनाएगा? वो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक की ड्रेस नहीं बनाता है, यहाँ तक कि अमीर लोग भी उसके आगे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, और वो तुम जैसी छोटी सी असिस्टेंट की ड्रेस बनाएगा। उस एक्ट्रेस ने हंसते हुए कहा। नंदिनी ने ताली बजाते हुए हॉल में सबकी देखकर कहा, आज तुम लोग मेरी इंसल्ट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैं छोटी सी असिस्टेंट हूँ, और प्रिया शाह एक पावरफुल इंसान की बेटी। मतलब तुम सब स्टेटस देखकर लोगों को ट्रीट करते हो। तो सब सुनो प्रिया शाह, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुम मुझे रातों रातों गायब करवाने वाली थी ना। अब तुम देखना कैसे आज रातों रात तुम्हारा एक्टिंग करियर और तुम्हारे पापा का पॉलिटिकल कैरियर कैसे बर्बाद करती हूँ मैं। नंदिनी ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ ये सब कहा था। हॉल में मौजूद सब लोग एक बार के लिए हैरान रह गए, क्योंकि नंदिनी जिस तरह से ये कह रही थी, सबको लग रहा था कि नंदिनी सच में ऐसा करने वाली है। अच्छा, और तुम ये सब करोगी कैसे? प्रिया ने नंदिनी से कहा, मुझे कुछ किसी की जरूरत नहीं है, एंड तुम अभी से ही सुपरस्टार एंटरटेनमेंट के बाहर हो। नंदिनी ने कहा, और तुम होती कौन हो मुझे सुपरस्टार एंटरटेनमेंट से बाहर निकालने वाली? प्रिया ने गुस्से में कहा। मेरी बहन नंदिनी रजावत, देव ने हॉल के अंदर आते हुए कहा। सभी लोग देव की तरफ देखने लगे। जब सब लोगों ने देव की बात सुनी, सब लोग हैरान थे। नंदिनी रजावत, सब लोगों ने नंदिनी का नाम तो सुना था, पर किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। रजावत फैमिली नंदिनी को मीडिया से दूर ही रखती थी। वो नहीं चाहती थी मीडिया नंदिनी को परेशान करें। देव नंदिनी के पास आया और उसने प्रिया को घूरते हुए कहा, जो नंदिनी बोलती है वो सबको मानना भी पड़ता है, क्योंकि वह रजावत खानदान की प्रिंसेस है, और उसे तुम जैसे किसी छोटी सी एक्ट्रेस के सामने ने सॉरी बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। CH 100 पार्टी हॉल में सबकी हैरानी। सभी लोग देव की तरफ देखने लगे। जब सब लोगों ने देव की बात सुनी, सब लोग हैरान थे।
नंदिनी रजावत। सब लोगों ने नंदिनी का नाम तो सुना था पर किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। रजावत फैमिली नंदिनी को मीडिया से दूर ही रखती थी। वो नहीं चाहती थी मीडिया नंदिनी को परेशान करें। देव नंदिनी के पास आया और उसने प्रिया को घूरते हुए कहा, जो नंदिनी बोलती है वो सबको मानना भी पड़ता है, क्योंकि वह रजावत खानदान की प्रिंसेस है और उसे तुम जैसे किसी छोटी सी एक्ट्रेस के सामने ने सॉरी बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आगे। देव की बात सुनकर पार्टी हॉल में मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जिसकी सब लोग कुछ देर से बेइज्जती किए जा रहे हैं और एक छोटी सी असिस्टेंट कह रहे हैं वह आर्यन सिन्हा रजावत की छोटी बहन है। प्रिया भी शौक शह गई। उसने देव की तरफ देखकर कहा, सर आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो माही की असिस्टेंट है ना? हाँ तो क्या ये किसी की असिस्टेंट नहीं हो सकती? मेरी बहन को क्या करना है या क्या नहीं ये तुम्हें बताने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, देव ने कहा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए देव से कहा, भाई आपको पता है अभी इसने कहा था कि मैं 10 साल तक काम करके भी इसके इन कपड़ों के पैसे नहीं चुका सकती हूँ। अच्छा तुमको पता भी है सिर्फ नंदिनी के नाम से ही रजावत के कितने बिजनेस चल रहे हैं और तुम कह रही हो ये तुम्हारी इस कचरे के ढेर में से उठाई हुई ड्रेस के पैसे नहीं दे सकती, देव ने सख्त से कहा। देव कभी किसी से इस तरह से बात नहीं करता था, वो रूड जरूर होता था पर उसने आज तक किसी लड़की से ऐसे बात नहीं की थी। जब आज बात नंदिनी पर आई तो देव खुद को रोक नहीं सका। वो नंदिनी से कितना ही लड़ाई झगड़ा कर ले पर वो नंदिनी से प्यार भी बहुत करता था। प्रिया का तो हाल ही बहुत बुरा हो गया था, उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं कर रहा छा गई। वो छोटी एक्ट्रेस जो प्रिया की चापलूसी करने के लिए कब से नंदिनी का मजाक उड़ा रही थी, उसकी जान तो ये सब सुनकर उसके गले में ही अटक गई थी। नंदिनी ने उस एक्ट्रेस की तरफ देखा और फिर देव को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई ये कौन है? मुझे नहीं पता, देव ने कहा। वो सच में उसे एक्ट्रेस को नहीं जानता था। अब देव जैसा एक इतना बड़ा सीईओ हर एक छोटी मोटी एक्ट्रेस को कैसे जान सकता था? तो आप किसी से कहकर पता करवाइए, मैं जानना चाहती हूँ कौन इतना नीचे गिर सकता है किसी की चापलूसी करने के चक्कर में कि उसे सही गलत ही ना दिखे। नंदिनी ने उसे घूरते हुए कहा, सॉरी मैम मुझे नहीं पता था आप कौन हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, उस एक्ट्रेस ने नंदिनी से कहा। नंदिनी ने उसकी सॉरी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, अगर मैं नंदिनी रजावत ना होती तो तुम तो मेरी और भी इंसल्ट करती किसी को खुश करने के लिए। मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत है। उस एक्ट्रेस को पता था उसका करियर कोई नहीं बचा सकता है। वहीं नेहा के चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी। उसे नहीं पता था माही की असिस्टेंट रजावत खानदान की बेटी है। नेहा ने अपने मन में कहा, मैंने भी तो अभी इसको इतना सब कुछ कहा, कहीं ये मेरा नाम भी ना ले, फिर मैं क्या करूंगी? नेहा यही सोचकर घबरा रही थी। नंदिनी ने अपनी तिरछी नजरों से नेहा को देखा पर उसने उसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे पता था नेहा माही का शिकार है और माही नेहा से नंदिनी का भी बदला ले लेगी। तो चलो अब तुम्हारे पापा जिनके पावर की वजह से तुम इतना उड़ती हो ना, उनको खत्म करते हैं, नंदिनी ने एक डेविल स्माइल के साथ प्रिया से कहा। प्रिया ने घबराते हुए कहा, ऐसा मत करो, मैं मानती हूँ सारी गलती मेरी ही थी, मैं तुमसे सॉरी भी बोल रही हूँ, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो और अब इस बात को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अच्छा फिर जब श्रेया ने कहा था तब तो तुमने बात खत्म नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम मैं तुम्हारे सामने असिस्टेंट थी सिर्फ इसलिए, नंदिनी ने प्रिया को घूरते हुए कहा। प्रिया ने अपने मन में सोचा, ये ज्यादा से ज्यादा मुझे सुपर एंटरटेनमेंट में से निकाल सकती है, पापा मुझे फिर कहीं दूसरी कंपनी में भेज देंगे और पापा को मिनिस्टर बने हुए पूरे 10 साल हो गए हैं, ऐसे ही कोई उनका करियर खत्म थोड़ी ना कर सकता है। पार्टी हॉल में कुछ लोग चाहते थे कि नंदिनी प्रिया को बर्बाद कर दे, क्योंकि प्रिया जब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी उसने कई लोगों का करियर खराब किया था। वो अपने पापा की पावर का हमेशा से ही गलत इस्तेमाल करती आई थी। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? नंदिनी ने प्रिया से पूछा।
एक तरीके से वो ये पूछकर प्रिया की इंसल्ट ही कर रही थी। प्रिया ने नंदिनी की तरफ देखा। उसे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि नंदिनी उसके पापा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, और रजावत फैमिली ऐसे ही थोड़ी ना किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। प्रिया ने कहा, मोहन शाह। नंदिनी ने अपनी पॉकेट में से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। सब लोग कंफ्यूजन में नंदिनी की तरफ देख रहे थे, पर माही और देव अच्छे से जानते थे कि नंदिनी किसे कॉल कर रही है। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ, नंदिनी ने कहा, हेलो भाई। नंदिनी के मुंह से भाई सुन सब लोग समझ गए कि नंदिनी ने किसी और को नहीं, आर्यन को कॉल किया है। ये वो आर्यन था जो वहां मौजूद सबकी पहुंच से बहुत दूर था। हाँ नंदू, बोलो क्या हुआ? आर्यन ने कॉल पर कहा। भाई, आपसे छोटा सा काम था। क्या आप मोहन शाह का कुछ कर सकते हैं? मुझे उनकी बेटी का घमंड तोड़ना है। नंदिनी ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। 5 मिनट में जिसने तुम्हें नाराज किया है उसके पास फोन आ जाएगा, आर्यन ने कहा और कॉल कट कर दिया। आर्यन ने नंदिनी से ये नहीं पूछा कि उसने यह करने के लिए उसे क्यों कहा और हुआ क्या है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कुछ बड़ा ही हुआ होगा। तभी नंदिनी ने उसे कॉल किया, वरना नंदिनी लगभग अपने मैटर को खुद ही हैंडल कर लेती है। नंदिनी अपना फोन घुमाते हुए प्रिया की तरफ देखने लगी। करीब 5 मिनट बाद ही प्रिया के फोन पर फोन आया। नंदिनी ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, फोन उठाओ, हो सकता कोई जरूरी कॉल हो। प्रिया ने एक नज़र नंदिनी की तरफ देखा और कॉल पिक किया। कॉल के दूसरी तरफ से उसके पापा ने गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहा, प्रिया, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने किसे नाराज कर दिया तुम्हें पता है? मिनिस्टर की पोजीशन से मुझे हटा दिया गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। हमारे घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, तुमने जिसको भी नाराज किया उससे माफी मांगो। मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे बस यही पता चला कि तुमने कुछ किया है। पर पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो कितने सालों से पॉलिटिक्स में हैं, कोई ऐसे कैसे एक झटके में आपको बर्बाद कर सकता है? प्रिया ने घबराते हुए फोन पर कहा। प्रिया की बात सुनकर हॉल में मौजूद सब लोग जान गए कि रजावत ने नंदिनी की इंसल्ट का बदला ले लिया है। ये किसी बहुत ही पावरफुल आदमी का काम है, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता चल पाया है। तुमने किसको नाराज किया है? तुम तो भी पार्टी में थी ना? प्रिया के पापा ने बेचैनी में कहा। हाँ, मैं आपको भी थोड़ी देर में फोन करती हूँ, प्रिया ने कहा और जल्दी से फोन कट कर दिया। प्रिया ने नंदिनी के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो और ये सब रोक दो। मिस्टर रजावत ने मेरे पापा का पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया है। अगर उन्होंने ये सब नहीं रोका तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आप ही उनको रोक सकती है। वो बार बार नंदिनी से माफी मांग रही थी, पर नंदिनी ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। प्रिया ने फिर माही से गिड़गिड़ा के हुए कहा, नंदिनी मैम तुम्हारी बात जरूर मानेगी, प्लीज तुम उन्हें कहो ना कि मुझे माफ कर दे। श्रेया जो साइड में खड़ी थी वह भी है जानता है रांची की नंदिनी राजावत फैमिली से बिलोंग करती है। तभी वहां पर अनिल भी आ गया था। उसने हॉल में सभी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर कुछ हुआ है। माही ने धीरे से कहा, सब कुछ हो जाने के बाद तुम पूछ रहे हो क्या हुआ है? क्या हुआ था तुम बताओ ना। मेरे पास डैड का कॉल आ गया था, इसीलिए मैं उनसे बात करने चला गया था, अनिल ने कहा। यहाँ पर इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ है भाई, हमें अभी चलना चाहिए, नंदिनी ने अनिल से कहा। जब अनिल ने सुना नंदिनी ने उसे सबके सामने भाई कहा है तो वह समझ गया कि जरूर कुछ तो यहाँ पर हुआ है, इसीलिए नंदिनी ने सबको अपनी पहचान बताई है। माही ने श्रेया की तरफ देखा जो अभी भी कंफ्यूज सी खड़ी सबकी तरफ देख रही थी। माही ने मुस्कुराते हुए धीरे से श्रेया से कहा, मैं तुम्हें कॉल करके सब बता दूंगी, अभी मुझे जाना होगा। ये कहकर माही वहां से चली गई। देव, नंदिनी और अनिल भी वहां से बाहर आ गए। CH 148 कीर्ति कहाँ गई? जब अनिल ने सुना नंदिनी ने उसे सबके सामने भाई कहा है तो वो समझ गया कि जरूर कुछ तो यहाँ पर हुआ है, इसीलिए नंदिनी ने सबको अपनी पहचान बताई है। माही ने श्रेया की तरफ देखा जो अभी भी कंफ्यूज सी खड़ी सबकी तरफ देख रही थी। माही ने मुस्कुराते हुए धीरे से श्रेया से कहा, मैं तुम्हें कॉल करके सब बता दूंगी,
अभी मुझे जाना होगा। ये कहकर माही वहां से चली गई। देव, नंदिनी और अनिल भी वहां से बाहर आ गए। अब आगे। होटल से बाहर आकर माही ने नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। नंदिनी माही को देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वहां पर खड़े लोग आगे जाकर और भी लोगों को परेशान करते। उन सबको बस स्टेटस और पैसों से मतलब है। हाँ, ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर अक्सर छोटे लोगों को दबा दिया जाता है, चाहे उनकी कोई गलती ही ना हो। अनिल ने कहा, कल सुबह तक तो ये पूरा शाह परिवार बर्बाद हो जाएगा। देव ने कहा, चलो बहुत रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। माही ने कहा। माही, देव, नंदिनी घर चले गए और अनिल भी अपनी कार से अपने विला चला गया। घर आकर माही ने देखा आर्यन बाथरूम में था। माही मिरर के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी निकालने लगी, तभी आर्यन बाथरूम से बाहर आया। उसने सिर्फ एक बाथरोब पहन रखा था। आर्यन माही के पास आया और उसके गले में अपनी बाहें डाल माही की तरफ देखकर कहा, लगता है तुमको पार्टी में मजा नहीं आया। माही जानती थी अब तक तो आर्यन को सब कुछ पता चल ही गया होगा। उसने कहा, हाँ, वहां पर मैं बहुत बोर हो गई थी। आर्यन मुस्कुराने लगा। माही ने जब मिरर में आर्यन की वह मुस्कुराहट देखी, वो समझ गई आर्यन क्या सोच है। पर माही कुछ कर पाती इससे पहले ही आर्यन ने माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही बड़ी ही मासूमियत से आर्यन की तरफ देखने लगी। उसने कहा, आपको पता है मेरी कमर में आज बहुत दर्द हो रहा है। माही बस बहाना बनाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन समझ रहा था कि माही उससे बचने की कोशिश कर रही है। आर्यन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें मसाज दे दूं। ये कहकर आर्यन ने माही को बेड पर लेटाया और उसकी ड्रेस की जिप खोलने लगा। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरी कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। कमर क्या, मेरे तो कहीं पर भी दर्द नहीं है। मैं एकदम ठीक हूँ, माही ने जल्दी से कहा। आर्यन माही के करीब जाने लगा। उसने धीरे से माही के कान में कहा, तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो वाइफी। आर्यन अभी ही नहा कर आया था। उसके बालों से कुछ पानी की बूंदें माही के गर्दन पर गिरने लगी। आर्यन की इतनी धीमी आवाज से पता नहीं है माही को क्या हो जाता था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आप मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, माही ने आर्यन को घूरते हुए कहा। नहीं, तुम्हें लगता है मुझे तुमको बहकाने की जरूरत है, आर्यन ने कहा और माही को कमर से पकड़ अपने करीब कर किस करने लगा। माही भी आर्यन के किस से मदहोश होने लगी। उसके हाथ आर्यन के बालों में चलने लगे। ऐसे ही वह दोनों एक दूसरे से प्यार कर देर रात सो गए। वही दूसरी तरफ नेहा की तो नींद ही उड़ गई थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आर्यन रजावत की बहन नंदिनी रजावत आखिर माही की असिस्टेंट क्यों है। जब सुमित्रा को ये पता चला तो वो खुद भी शॉक में थी। उसने कहा, पता नहीं इस माही की किस्मत भगवान ने कैसे लिखी है। पर नेहा, मुझे नहीं लगता माही का रजावत खानदान के साथ कोई भी रिश्ता है। माही सुपरस्टार एंटरटेनमेंट की एक एक्ट्रेस है। हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, नेहा ने कहा। क्या तुमने पीयूष से अपनी एंगेजमेंट की बात की? सुमित्रा ने पूछा। नहीं मॉम, आज पार्टी में इतना सब कुछ हो गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, पर मैं जल्दी ही उससे बात कर लूंगी, नेहा ने कहा। अगली सुबह तक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कल रात जो कुछ भी पार्टी में हुआ वो सब बातें की आग की तरह फैल गई। सुबह न्यूज़पेपर में हर तरफ यही था कि कैसे रातों रात मनोज शाह को मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दिया गया है और उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड और बाकी कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं। प्रिया को भी सुपरस्टार एंटरटेनमेंट में से निकाल दिया गया है और सुपरस्टार एंटरटेनमेंट ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था। सुपरस्टार एंटरटेनमेंट के इस कदम के बाद से किसी भी एंटरटेनमेंट कंपनी ने प्रिया को साइन नहीं किया। प्रिया का करियर भी बुरी तरह से खत्म हो गया था। माही को पता था सुरभि को भी है, सब कुछ पता चल गया होगा। वह सुरभि को अपना दोस्त मानती थी, इसीलिए वो सुरभि से मिलने नंदिनी के साथ सुपरस्टार एंटरटेनमेंट गई। वही सुरभि ने जब आज का न्यूज़पेपर देखा वह इस बारे में ही सोच रही कि तभी उसे याद आया कि जब नंदिनी और माही पहली बार सुपरस्टार एंटरटेनमेंट में आई थी तब किस तरह नंदिनी बिना नोक किए देव के केबिन में आ गई थी। माही,
नंदिनी ने सुरभि के कैबिने पर नोक किया। सुरभि ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जब सुरभि ने माही और नंदिनी को देखा तब भी उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तुम दोनों आओ बैठो, सुरभि ने कहा। नंदिनी और माही ने एक दूसरे की तरफ देखा हो जाकर सुरभि के सामने बैठ गई। नंदिनी ने सुरभि से कहा, सुरभि सॉरी, मैंने तुमको नहीं बताया था कि मैं नंदिनी रजावत हूँ। हाँ सुरभि, मेरी भी इसमें गलती है, मैंने भी तुमसे ये बात छुपाई, माही ने कहा। सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बुरा तो लगा था कि तुम लोगों ने मुझे इस बारे में नहीं बताया, पर मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ। तुम सच में हमसे नाराज नहीं हो ना? माही ने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सुरभि ने स्माइल कर कहा। तुमको पता है मुझे कितना गिल्टी महसूस हो रहा था सुबह से, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, माही ने कहा। तुम फालतू में इतनी टेंशन ले रही थी, पर यह पहली बार था, इसीलिए मैं नाराज नहीं हुई। पर अगर तुम लोगों ने मुझसे और कुछ छुपाया तो फिर मैं जरूर तुमसे नाराज होने वाली हूँ, सुरभि ने कहा। सुरभि की बात सुनकर माही सीरियस हो गई। उसने नंदिन की तरफ देखा। ये देखकर सुरभि ने कहा, क्या कुछ ऐसा अभी भी बाकी है जो मैं नहीं जानती हूँ? माही ने फैसला किया वो सुरभि को अपने और आर्यन के बारे में बता देगी। उसने कहा, हाँ, एक बात है जो मैंने अभी तक तुमसे और बाकी सबसे छुपा रखी है। और वह क्या है? सुरभि ने माही की तरफ देखकर कहा। मेरी शादी हो चुकी है, माही ने कहा। ये सुनकर सुरभि की आंखें हैरानी में फैल गई। उसने कहा, तुम मैरिड हो, पर तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? सॉरी सुरभि, पर मैं ये बात अभी किसी को भी नहीं बता सकती थी, इसीलिए मैंने तुमसे भी ये बात छुपाई, माही ने कहा। सुरभि ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए माही से कहा, ठीक है, पर यह बात भी मीडिया को पता नहीं चलनी चाहिए। तुमको तो पता ही है हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैरिड वुमेन को सक्सेसफुल होने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, किसी को भी मेरी मैरिड होने के बाद पता नहीं चलेगी, तुम चिंता मत करो, माही ने कहा। माही ने सुरभि को बस इतना ही बताया कि वह मैरिड है। उसने ये नहीं बताया कि उसका हस्बैंड और कोई नहीं आर्यन सिंह राजावत है। और सुरभि ने भी माही से उसके हस्बैंड के बारे में नहीं पूछा। माही, तुम्हारी इस मूवी की कब शूटिंग खत्म होने वाली है? सुरभि ने पूछा। 1 हफ्ते में इस मूवी की शूटिंग पूरी हो जाएगी और आमिर सर जल्दी इस मूवी को रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं, माही ने कहा। हाँ, ये अच्छा भी रहेगा और फिलहाल पब्लिक में तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी है। इश्क की दास्तां मूवी की वजह से तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई है, सुरभि ने कहा। हाँ, अब देखते हैं ये मूवी कैसी होती है, पर आमिर सर मूवी का बजट लो होने के कारण ज्यादा प्रमोशंस नहीं कर पाएंगे, माही ने कहा। माही, फिल्म की सक्सेस मूवी के बजट या फिर उसके प्रमोशन होने या ना होने पर डिपेंड नहीं होता है। मूवी है कैसी इस पर डिपेंड होता है। और मैंने जहाँ तक मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी है वो बहुत ही अच्छी है, अब बाकी कुछ तो लक पर भी होता है, सुरभि ने कहा। हाँ, वैसे मुझे ये मूवी करने में बहुत मजा आया। इस मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं सब बहुत अच्छे हैं, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई, माही ने कहा। हाँ, मुझे भी पता ही नहीं चला कब इस मूवी की शूटिंग पूरी हो गई, नंदिनी ने कहा। थोड़ी देर बाद जब माही और नंदिनी की सुरभि के केबिन से बाहर आए, उन्हें लिफ्ट में श्रेया मिल गई। श्रेया को देखकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो श्रेया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? श्रेया ने पूछा। हम भी एकदम गजब है, नंदिनी ने हंसते हुए कहा। नंदिनी की बात सुनकर श्रेया ने कहा, तुमको देखकर कोई नहीं कह सकता तुम वही हो जो कल रात एक शेरनी बनकर प्रिया को धमका और डरा रही थी। उसी ने मुझे कल गुस्सा दिला दिया था, इसीलिए मुझे वो सब करना पड़ा, नंदिनी ने मुंह बनाकर कहा। मतलब मुझे भी तुमसे बचकर रहना पड़ेगा। अगर कभी मैंने तुमको नाराज कर दिया तो तुम मुझे भी नहीं छोड़ने वाली हो, श्रेया ने मजाक में कहा। नंदिनी ने कहा, तुम उस प्रिया जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। वैसे तुम कंपनी क्यों आई हो? माही ने श्रेया से पूछा। श्रेया ने उसकी तरफ देखकर कहा, वह मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया था, मुझे न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, बस इसीलिए। अच्छा, तो क्या तुमने लंच कर लिया है?
अगर तुमने लंच नहीं किया तो हम तीनों मिलकर साथ में लंच करते हैं, नंदिनी ने कहा। नंदिनी की बात सुनकर श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने भी तक लंच नहीं किया, चलो हम साथ में लंच करते हैं, वैसे भी अब तो हम दोस्त हैं। वह तीनों में साथ में लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली गई। माही और नंदिनी की श्रेया के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। माही और नंदिनी जब घर आई तब वहां पर पहले से ही अभी, विधि, पाखी और ऋषभ बैठे थे। देव ने माही को देखकर कहा, भाभी देखिए ना, आज कैसे हमारे घर पर बिन बुलाए मेहमान आए हैं। देव की बात सुनकर अभी ने उसे घूरते हुए कहा, और तुम जो मेरे घर पर बिना बुलाए आकर मॉम के हाथ के बने हुए पराठे ठुस कर जाते हो, उसका क्या? देव ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, वो क्या है ना, आंटी बहुत ही अच्छे पराठे बनाती है, इसीलिए मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर बिना बुलाए ही आया हूँ। माही और नंदिनी उन सबके पास जाकर बैठ गई। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी माही के फोन पर रोहन का कॉल आया। माही ने कॉल पिक कर हेलो कहा। हेलो दीदी, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, हमें कीर्ति कहीं पर भी नहीं मिल रही है। रोहन ने कॉल की दूसरी तरफ से जल्दबाजी में कहा, क्या मतलब तुम लोगों को कीर्ति नहीं मिल रही है? माही ने अपनी जगह से खड़ी होकर कहा, कीर्ति हमें सुपर मार्केट जाने का कहकर गई थी और वो अभी तक घर नहीं आई है। उसे गए हुए पूरे 4 घंटे हो गए, वो अपना फोन भी घर पर ही छोड़कर चली गई। रोहन ने कहा, ठीक है तुम लोग कीर्ति को ढूंढते रहो, मैं अभी वहां पर आती हूँ। माही ने कहा, CH 149 तुम्हारी फैमिली में कौन है? क्या मतलब तुम लोगों को कीर्ति नहीं मिल रही है? माही ने अपनी जगह से खड़ी होकर कहा, कीर्ति हमें सुपर मार्केट जाने का कहकर गई थी और वो अभी तक घर नहीं आई है। उसे गए हुए पूरे 4 घंटे हो गए, वो अपना फोन भी घर पर ही छोड़कर चली गई। रोहन ने कहा, ठीक है तुम लोग कीर्ति को ढूंढते रहो, मैं अभी वहां पर आती हूँ। माही ने कहा। माही की बातें सुनकर सभी लोगों को समझ में आ गया था कि कीर्ति गायब है। माही ने जल्दी से फोन कट किया। आर्यन माही से पूछा, क्या हुआ? माही ने घबराते हुए कहा, कीर्ति को घर से बाहर गए 3-4 घंटे हो चुके हैं, वो अभी तक वापस नहीं आई है, वो अपना फोन भी घर पर छोड़कर गई है, पता नहीं वह कहाँ चली गई। आर्यन माही को शांत करवाने लगा। जब अभी ने सुना कीर्ति वापस घर नहीं आई है, वो भी परेशान हो गया। उसने माही से पूछा, वह गई कहाँ पर थी? वो सुपर मार्केट गई थी। माही ने कहा, माही तुम शांत हो जाओ, हम सब मिलकर कीर्ति को ढूंढ लेंगे, वो जल्दी ही मिल जाएगी। पाखी ने कहा। माही ने अपना फोन निकाला और तान्या, पंकज, विवेक और रोनित सबको कीर्ति को ढूंढने के लिए कह दिया। माही आर्यन के साथ घर से निकल गए और कीर्ति को ढूंढने लगे। बाकी सब भी कीर्ति को ढूंढने के लिए अलग अलग चले गए। कीर्ति को ढूंढते हुए शाम होने को आ गई, पर उन लोगों को कीर्ति कहीं पर भी नहीं मिली। वो सब लोग राधा निवास आ गए। माही ने रोते हुए कहा, सब मेरी गलती है, मैंने ही कीर्ति पर ध्यान नहीं दिया। आर्यन माही को शांत कराने लगा। उसने कहा, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने कीर्ति का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, तुम शांत हो जाओ, कीर्ति हमें जल्दी ही मिल जाएगी। आर्यन ने रोहन और अक्षत की तरफ देखकर कहा, क्या कीर्ति को कोई परेशानी थी? रोहन ने कहा, कुछ दिनों से कीर्ति स्ट्रेस में थी, पता नहीं किस चीज का उसे स्ट्रेस था। मैंने और अक्षय ने उसे कई बार पूछा पर उसने हमें बताया ही नहीं। ये सुनकर माही ने रोहन और अक्षय को घूरते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है, मुझसे कुछ भी मत छुपाया करो। तुमको पता है ना कीर्ति कितनी मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता है। सॉरी दीदी, सब हमारी ही गलती है, हमने सोचा हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे, पर उससे पहले ही यह सब हो गया। अक्षत ने अपना सर झुकाकर कहा। वो भी बहुत परेशान था, वो खुद को ही ब्लेम कर रहा था। माही को महसूस हुआ, शायद उसने उन दोनों पर गुस्सा कुछ ज्यादा ही कर दिया है। उसने खुद को शांत कर अक्षर को गले लगाते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मुझे पता है तुमको भी कीर्ति की बहुत परवाह है। अक्षय की आंखों में नमी आ गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे।
आर्यन ने सबकी तरफ देखकर कहा, मैंने अपने आदमियों को कीर्ति को ढूंढने के लिए कह दिया है। हमें कुछ ही देर में कीर्ति के बारे में पता चल जाएगा। सब लोग राधा निवास आ गए थे, पर अभी ही एक था जो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा था। अभी भी अपनी कार में शहर के हर इलाके में कीर्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कीर्ति के गायब होने से उसे बहुत घबराहट हो रही थी। अभी ने ड्राइव करते हुए धीरे से कहा, मैं पहले ही अपनी एक बहन को खो चुका हूँ, मैं किसी को नहीं खो सकता। अभी कीर्ति को अपनी बहन मानने लगा था। अंधेरा हो गया था, स्ट्रीट पर लाइट चली गई थी। अभी हर जगह कीर्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। थक हार कर अभी एक पार्क में चला गया। उस पार्क में कोई भी नहीं था। अभी ने देखा एक लड़की चेयर पर बैठी थी। अभी उस लड़की के जैसे जैसे पास जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वह कीर्ति ही है। कीर्ति उस चेयर पर उदासी बैठी थी। जैसे ही अभी को किसी का चेहरा नजर आया, वो भागकर किसी के पास गया और उसे कसकर हग कर लिया। कीर्ति ने अभी को देखकर हैरानी में कहा, भैया आप यहाँ पर? अभी के आंखों में नमी आ गई थी। उसने कृति को गले लगे हुए ही कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है सब लोग कितना परेशान हो गए हैं। कीर्ति ने कुछ भी नहीं कहा। अभी ने देखा तो कीर्ति उदास थी। अभी ने कीर्ति को आराम से चेयर पर बैठा है और उसके पास बैठ गया। उसने माही को मैसेज कर दिया था कि कीर्ति मिल गई है, वो थोड़ी देर में उसे घर लेकर आ जाएगा। अभी ने कीर्ति की तरफ देखा और प्यार से उसे पूछा, कीर्ति क्या हुआ है? तुम ऐसे बिना किसी को बताए यहाँ पर क्यों आ गई? तुमको पता है माही भाभी कब से तुम्हें ढूंढ रही है। मैं कितना परेशान हो गई है, सब लोग मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे थे। अभी की बातें सुनकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गई। उसने कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं पता चला कब इतन लेट हो गई। तुम परेशान क्यों हो? अभी ने कीर्ति की तरफ देखकर पूछा। उसे कीर्ति को देखकर समझ आ गया था कि कुछ तो बात है। कीर्ति ने कुछ भी नहीं कहा। अभी ने कीर्ति का चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना? अपने भाई को नहीं बताओगे? अभी की बात सुनकर कीर्ति के आंखों से आंसू उसके गालों पर आ गए। उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे पता है माही दीदी मुझे अपनी फैमिली मानती है और मैं भी माही दीदी को सच में अपना पूरा परिवार मानती हूँ। रोहन भैया भी मेरे भाई जैसे हैं और अक्षय भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। पाखी और विधि दीदी भी मेरी बड़ी बहन की तरह है। पर क्या? अभी ने पूछा। मुझे मेरी फैमिली की याद आती है, कीर्ति ने कहा। जब अभी ने सुना कि कीर्ति को उसकी फैमिली की याद आती है, तो उसने कहा, क्या तुमको पता है तुम्हारी फैमिली में कौन है? CH 150 नंदिनी के राज का खुलासा। पर क्या? अभी ने पूछा। मुझे मेरी फैमिली की याद आती है, कीर्ति ने कहा। जब अभी ने सुना कि कीर्ति को उसकी फैमिली की याद आती है, तो उसने कहा, क्या तुमको पता है तुम्हारी फैमिली में कौन है और वो कहाँ पर है? अब आगे नहीं, मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। मुझे बस रात को सपने में कुछ धुंधली यादें दिखाई देती है। ये सब मेरे साथ बचपन से ही हो रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ याद करने की, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आता, कीर्ति ने रोते हुए कहा। अभी ने प्यार से कीर्ति के आंसू साफ किए और उसे गले लगा, उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं हूं ना। अभी के ये 3 शब्द सुनकर मैं हूं ना कीर्ति और जोर से रोने लगी। उसने अभी को कसकर गले लगाकर कहा, भैया आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना, प्रॉमिस मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। अभी ने कहा, आप प्लीज माही दीदी को ये सब मत बताना वरना वह परेशान हो जाएगी। कीर्ति ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है, अब तुम और इस बारे में नहीं सोचोगी और आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम या तुमको किसी भी बात का स्ट्रेस हो तो तुम मुझे फोन करके बताओगे। अभी ने कहा, ठीक है पक्का, मैं आपको ही फोन करूंगी, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अभी कीर्ति को लेकर घर आ गया। सब लोग वहां पर बैठकर उन्हीं का ही इंतजार कर रहे थे। कीर्ति को देखते ही माही ने तुरंत उसे गले लगा लिया। तुम कहाँ चली गई थी? तुमको पता है मैं कितनी डर गई थी? माही ने कहा।
ये सुनकर कीर्ति को बहुत बुरा लगा। अभी ने बात कच संभालते हुए कहा, कीर्ति गार्डन में बच्चों के साथ खेल रही थी, उसे टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। और तुम अपना फोन क्यों घर पर रख कर गई थी? आगे से जहां पर भी जाओ अपना फोन लेकर जाना। रोहन ने कीर्ति को देखते हुए कहा। ओक भैया, कीर्ति ने कहा। अक्षत ने भी कीर्ति को गले लगा लिया। वह बहुत घबरा गया था कीर्ति के बारे में सोच सोचकर। सभी लोगों ने मिलकर वहां पर ही डिनर किया, फिर अपने अपने घर चले गए। माही को पता था अभी ने उनको पूरी बात नहीं बताई है। जाने से पहले माही ने कीर्ति से कहा, मुझे पता है तुम और अभी ने मुझे पूरी बात नहीं बताई, पर तुम हमेशा याद रखना तुम्हारी माही दीदी हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ दीदी, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले की तरह ही हंसती खेलने लगी। इश्क की दास्तां मूवी में बहुत हिट गई थी, सब लोगों को मूवी बहुत पसंद आई। ऐसे ही आमिर खन्ना की मूवी की भी शूटिंग पूरी हो गई। रात को सब लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखने का प्लान बनाया। नंदिनी को शॉपिंग करनी था, इसीलिए वह माही को लेकर एक मॉल में चली गई। माही बहुत फेमस हो गई थी, इसीलिए उसने मास्क और चश्मे पहन रखे थे। शॉपिंग पूरी होने के बाद जब वो लोग फूड एरिया की तरफ जा रहे थे, तब माही अचानक से सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गई। वह लड़की नीचे गिर गई थी, साथ में माही के हाथ में पकड़े बैग भी। वह लड़की खड़ी हुई और माही को बैग पकड़ाते हुए कहा, सॉरी मेरी गलती थी। माही ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उसने एक्साइटमेंट में उस लड़की को गले लगा लिया। तारा, माही ने कहा। तारा भी पहचान गई थी कि उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं माही है। उसने भी खुशी से माही को गले लगा लिया। वहीं उनके साइड में खड़ी नंदिनी अभी भी कंफ्यूज उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसे तारा जानी पहचानी लग रही थी। माही तारा के साथ फूड एरिया में जाकर एक टेबल पर बैठ गई। कैसी हो तुम? तुमको पता भी है कितना वक्त हो गया और तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं किया? माही ने तारा से शिकायत करते हुए कहा। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी पर अब तो हम मिलिए ना, अब तो अपनी इस शिकायतों की दुकान को बंद करो। माही का मुंह बन गया। उसने कहा, तुम हर बार ऐसे ही कहती हो, पहले खुद गलती करती हो, फिर मुझे चुप रहने को बोलती हो। तारा मुस्कुराने लगी। उसने नंदिनी की तरफ देखा। ये देख माही ने कहा, नंदिनी ये तारा है मेरी दोस्त। फिर तारा से कहा, ये नंदिनी है। हाँ मैं इसको जानती हूँ, मैं इनसे पहले भी मिल चुकी थी जहाँ पर मैं काम करती हूँ, जब यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। तारा ने स्माइल करते हुए कहा। तारा की बात सुनकर माही की आंखें बड़ी हो गई। वही नंदिनी को भी याद आ गया, तारा को उसने कहाँ पर देखा है। तारा वही सिंगर थी जो उस दिन होटल में गाना गा रही थी, जहाँ अंश नंदिनी डेट पर गए थे। पर नंदिनी को ये सब याद आने में बहुत देर हो चुकी थी। माही और नंदिनी को ऐसे देखकर तारा ने कंफ्यूजन में कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, माही ने कहा। सच में मुझे नंदिनी और अंश की जोड़ी बहुत ही पसंद आई। इन दोनों ने उस दिन बहुत ही अच्छा डांस किया था, इसलिए मुझे ये अभी तक याद है, तारा ने कहा। नंदिनी का बॉयफ्रेंड अंश है। ये सुनकर तो माही की आंखें ही बाहर आने वाली थी। उसने घूरते हुए नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने माही की तरफ देखकर अपने कान पकड़ लिए, जैसे वह उसे इशारों में ही सॉरी बोल रही हो। तारा भी समझ गई कि शायद उसने सच में कुछ गलत कह दिया है। उसने बात बदलते हुए माही से कहा, और तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस अभी एक्टिंग और मैरिड लाइफ में बिजी हूँ। माही ने कहा, मैरिड लाइफ मतलब तुमने शादी कर ली? तारा ने हैरानी में कहा। हाँ मेरी शादी हो चुकी है और नंदिनी मेरी ननद ही है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं अभी तक, तारा ने माही को घूरते हुए कहा। ये सुन माही भी तारा को घूरने लगी। उसने कहा, तुमने किसी को भी खुद को कांटेक्ट करने के लिए रास्ता ही कहाँ पर छोड़ा था? ये सुन तारा ने कहा, हाँ मेरी ही गलती है, मैं अपना फोन शॉप में ही भूल गई, मैं वह लेकर आती हूँ, नंदिनी ने कहा और वहां से चली गई। नंदिनी के जाने के बाद माही ने तारा की तरफ देख कहा, वह अभी भी तुमको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
तारा माही की तरफ देखने लगी। उसे पता था माही किस बारे में बात कर रही है। तारा ने कहा, प्लीज तुम मत बताना कि मैं यहाँ पर ही हूँ। पर क्यों तारा? विक्रम भैया सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं और ये बात तुमको भी बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। माही ने कहा, हाँ मुझे भी ये बात पता है, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं खुद को दोष दे रही हूँ, वो सब मेरी वजह से ही हुआ था। तारा ने कहा, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।